ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 271 रक्त रंजित रहस्यवादी क्षेत्र। प्रतिबंधित क्षेत्र में खून से सने घास के मैदान पर वांग बाओले की आकृति उभरी। उसने पहले ही अपना टॉप बदल लिया था और कठपुतलियों के टुकड़ों से बना कवच उसके शरीर से हटा दिया गया था। वह सिर्फ एक साधारण ईथरियल दाव कॉलेज दाववादी लबादा पहने हुए था। उसका थोड़ा गोल शरीर कष्टों का सामना करने के बाद काफी पतला हो गया था और उसका चेहरा भी पहले से ज्यादा तराशा हुआ लग रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आंखों से शांति की झलक दिख रही थी। ये तूफान से पहले शांत रात के आसमान की तरह था। ये गहरा लग रहा था और साथ ही साथ एक डरावना और भारी दबा हुआ पागलपन भी था। उसने अपने हाथों में 7वीं कक्षा का धार्मिक आयुध पकड़ रखा था जबकि उसके चारों ओर तूफान आ रहे थे। उसके पीछे रक्त रंजित प्रतिबंधित क्षेत्र के बीच एक मगरमच्छ की आकृति दिखाई दी। वांग बाओले नरक से लौटते हुए वध के देवता की तरह दिखाई दिए। जैसे ही वह बाहर निकला उससे निकलने वाली ऊर्जा शांत हो गई। उसकी साधना की गति का पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन उसके हाथों में जो धार्मिक हथियार था उससे पता चलता था कि वांग बाओले के शरीर में असीमित शक्ति थी। इसने एक समय में विद्रोही कृपाण को, जो आसानी से अपने मालिक पर हमला कर सकता था, वांग बाओले की आज्ञा मानने पर मजबूर कर दिया। रास्ते में वांग बाओले का मजाक उड़ाने, खुद से बड़बड़ाने या खुद को नीचा दिखाने का मूड नहीं था। उसका व्यक्तित्व आशावादी था, लेकिन ये स्थिति पर निर्भर करता था। अभी उसके दिमाग में केवल एक ही शब्द था, और वह था मारना। वह जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा मारना चाहता था वह गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय की बूढ़ी महिला थी जिसने उसके दाव फाउंडेशन को नष्ट कर दिया और फाउंडेशन की स्थापना का उसका मौका छीन लिया। अगला व्यक्ति जिसे वह मारना चाहता था वह था 5 पीढ़ी के आकाश कबीले से जोओफी। इसके बाद वे साधक होंगे जिन्होंने उसे मारने के लिए उसका पीछा किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे सच्चे श्वास क्षेत्र या नींव स्थापना क्षेत्र के साधक थे। वांग बाओले के निर्णय के आधार पर उस बूढ़ी महिला को छोड़कर जिसे वह मार नहीं पाया था, वह दूसरों को मिलते ही लाश में बदल सकता था। जैसे ही वह बाहर निकला, वांग बाओले के पीछे प्रतिबंधित क्षेत्र में घना कोहरा छा गया। चंद्र आत्माएं और रात्रि अमर सभी चुपचाप उसके पीछे चले गए, मानो उसे सम्मान के साथ विदा कर रहे हों। प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर प्रतीक्षा कर रहे गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के 3 नींव स्थापना साधकों ने इसे अपनी आंखों से देखा। वे बस जाने के बारे में क्रोधित थे, इसलिए वे वांग बाओले की लाश और धार्मिक आयुध को छीनने के प्रयास में कोहरे के छंटने का इंतजार कर रहे थे। कोहरे को मंथन करते हुए देखकर वे शुरू में उत्साहित थे क्योंकि उन्हें लगा कि कोहरा छंटने वाला है। हालांकि बहुत जल्दी जब उन्होंने देखा कि कोहरे से जो आकृति उभरी थी वह वांग बाओले थी, तो वे चौंक गए। सहज रूप से उनकी हत्या करने की मंशा जागृत हुई, लेकिन साथ ही उनके दिलों में एक अवर्णनीय विचित्र भावना उत्पन्न हुई। जिस क्षण वे विचार और भावनाएं उभरी, वे सदमे और अविश्वास में बदल गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि असंख्य रात्रि अमर और चंद्र आत्माएं कोहरे से निकलकर वांग बाओले के पीछे चल रही थीं। वे उसे सम्मानपूर्वक विदा कर रहे थे और तभी रुके जब वांग बाओले पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकल गया। उसके बाद उन्होंने अपने सिर भी नीचे कर लिए, मानो उसे विदा करने के लिए झुक रहे हों। इस दृश्य ने तीनों के मन में शोर मचा दिया। उनकी सांसें तेज हो गईं और उनकी आंखें उस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर अपनी जगह से बाहर निकलने वाली थीं। चंद्र आत्माएं, रात्रि अमर, वे उसे प्रणाम कर रहे हैं। ये वांग बाओले, न केवल वह मरा नहीं बल्कि पूरी तरह से ठीक भी हो गया। गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के 3 फाउंडेशन स्थापना साधक हिल गए। भले ही वे वांग बाओले की साधना के सही स्तर को नहीं देख पाए, लेकिन वे सभी सहज रूप से एक कदम पीछे हटना चाहते थे। हालांकि जिस क्षण वे पीछे हटे उसी क्षण वांग बाओले की नज़र एक हत्यारे की तरह उभरी जो अभी अभी प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकला था। उसे तीनों की मौजूदगी का एहसास बहुत पहले से था और वह कभी भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। जिस क्षण वे भागने वाले थे, वांग बाओले की गति उसके शरीर के एक मोड़ के साथ भड़क उठी। वह इतना तेज था कि यह आश्चर्यजनक था। उसके पीछे ध्वनि के धमाके हुए, यहाँ तक कि अत्यधिक गति के कारण प्रभाव का एक रूप बन गया। इससे कई अलग अलग पेड़ की शाखाएं हिंसक रूप से हिलने के बाद टूट गईं और यहाँ तक कि एक फाउंडेशन स्थापना साधक भी अस्थिर और सदमे से भर गया। उस क्षण वांग बाओले ने फाउंडेशन स्थापना साधक को पीछे छोड़ दिया। उसकी कृपाण चमक रही थी। फाउंडेशन स्थापना साधक कांप उठा। जैसे ही वह भागा, उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था क्योंकि उसने वांग बाओले को देखा जो उसके सामने रुक गया था। तुम, फाउंडेशन स्थापना साधक कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई मौका नहीं था। वह केवल एक शब्द ही बोल पाया, इससे पहले कि उसकी गर्दन पर एक खूनी घाव दिखाई दिया और उसका सिर जमीन पर गिर गया। उसके कटे हुए शरीर की गर्दन से खून बह रहा था क्योंकि वह एक तरफ गिर गया था। यह उसी क्षेत्र में एक फाउंडेशन स्थापना साधक की साफ हत्या थी। वांग बाओले ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग भी नहीं किया। एक हरे कमल के आकार के फाउंडेशन स्थापना साधक के रूप में उनकी स्थिति उनके धार्मिक आयुध के साथ मिलकर उन्हें फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में शीर्ष साधक बनने की अनुमति दी।
फाउंडेशन स्थापना साधक की लाश को देखे बिना ही वांग बाओले ने मुड़कर उस दिशा में देखा जहां अन्य दो भाग गए थे और फिर उन पर हमला कर दिया। अभी गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय का एक मध्यम आयु वर्ग का फाउंडेशन स्थापना साधक जो संयोग से दूसरी दिशा में खड़ा था, भय से स्तब्ध था। उसका दिमाग गतिविधि से फट गया, मानो उसके सिर में भारी लहरें हिंसक रूप से टूट रही हों। उसके दिल में बेकाबू होकर डर की एक अवर्णनीय भावना उभरी। ये कैसे संभव हो सकता है? उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपने साथी की मृत्यु ने उसे महसूस कराया कि वह एक बुरे सपने में था। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि प्रतिबंधित क्षेत्र में वांग बाओले कैसे जीवित रह सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि वह अपनी चोटों को पूरी तरह से ठीक करने में कामयाब रहा और इतना मजबूत भी हो गया कि यह अविश्वसनीय था। हालांकि उसके संदेह का कोई जवाब नहीं था। जैसे ही उसने पागलों की तरह भागने और चकमा देने की कोशिश की, वांग बाओले एक तीर की तरह था जो अपने धनुष से निकल गया था, बहुत तेज गति से उसकी ओर आ रहा था। अगर कोई आसमान से जमीन पर नीचे देखे तो वांग बाओले बाकी लोगों की तुलना में 10 गुना तेज दिखाई दिया, बस कुछ ही कदमों में दूसरों को पकड़ लिया। यह एक गलतफहमी है वांग बाओले, मेरी बात सुनो। फाउंडेशन स्थापना साधक हैरान रह गया। उसने तुरंत खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन बदले में उसे जो मिला वह वांग बाओले की आंखों से ठंडी निगाह थी जिसमें उसके मारने के इरादे का भारी भाव था, और कृपाण की चमक जिसने उसकी पूरी दुनिया को ढक लिया क्योंकि वह पलक झपकते ही उसके पास आ गई। कृपाण की चमक एक विशाल मगरमच्छ में बदल गई। जैसे ही ध्वनि बूम उभरा, मगरमच्छ ने अपना मुंह खोला और उस व्यक्ति को निगलते हुए उसे पूरा निगल लिया। जब चमक गायब हो गई तो फाउंडेशन स्थापना साधक का शरीर कई टुकड़ों में टूट गया और वांग बाओले मुड़े और तीसरे व्यक्ति की ओर बढ़े। वांग बाओले को स्पष्ट रूप से याद था कि कवच पहने उन 3 फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधकों ने उस पर घात लगाकर हमला किया था, जिससे उन्हें दबाने के निरर्थक प्रयास के बाद उसकी चोटें और भी बदतर हो गईं। तुम तेज हो। वांग बाओले नर्म और शांत थे, उनकी आवाज़ सर्दी की ठंड की तरह थी जब वह तीसरे साधक से बात कर रहे थे जो कुछ दूरी पर भाग गया था। साधक अपनी जेड स्लिप से मदद के लिए पागलों की तरह पुकार रहा था। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका दिमाग गतिविधि से गुलजार हो गया क्योंकि उसने कई सारे न्यूमिनस ट्रेजर निकाले, जोर से चिल्लाते हुए खुद को बचाने की कोशिश करने के लिए सभी तरह के मंत्रों को सक्रिय किया। वांग बाओले, मैंने तुम्हारे बारे में पहले ही सूचना भेज दी है। तुम्हारे पास अभी भी जाने का समय है, अगर नहीं तो एल्ड्रा आकर तुम पर मुकदमा चलाएंगे। ऐसा लग रहा था कि वांग बाओले ने फाउंडेशन स्थापना साधक द्वारा दी गई धमकी को नहीं सुना था। कुछ कदम चलने के बाद उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और हाथ हिलाया और आसमान से बिजली चमकने लगी। बिजली उस समय की तुलना में 10 गुना मोटी थी जब वह सच्ची सांस के क्षेत्र में था और जोरदार धमाके के साथ फट रही थी। ये परतों में उभरी तलवारें बनी जो आपस में जुड़कर बिजली का जाल बनाती थीं। चाहे फाउंडेशन स्थापना साधक ने खुद को बचाने और वापस लड़ने की कितनी भी कोशिश की हो, यह व्यर्थ था क्योंकि वह पूरी तरह से ढका हुआ था और वांग बाओले की ठंडी निगाहों के नीचे बिजली के जाल से बिजली का झटका खा रहा था। फाउंडेशन स्थापना साधक के शरीर को दसियों टुकड़ों में काटते ही दर्दनाक चीखों की लहरें गूंज उठीं। जैसे ही टुकड़े जमीन पर गिरे, चीखें बंद हो गईं। वांग बाओले चौड़े कदमों से लाश के पास पहुंचे और कल्टीवेटर द्वारा इस्तेमाल की गई जेड स्लिप पर पैर रखा। थोड़े से बल से उन्होंने उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। मैं वास्तव में यही चाहता था कि तुम आवाज़ भेजो। इस तरह मुझे एक एक करके लोगों को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वांग बाओले ने शांति से कहा। 3 लोगों को मारना उसके दिल में मौजूद नफरत को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह मुड़ा और प्रतिबंधित क्षेत्र की दिशा में बहुत देर तक देखता रहा। जब वह मुड़ा तो वांग बाओले विपरीत दिशा में बहुत तेज कदमों से चला गया। उसके अंदर क्रूरता और हत्या करने का इरादा बहुत प्रबल था। मैं मूल रूप से किसी को मारना नहीं चाहता था। हालांकि चूंकि गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय योग्यतम की उत्तरजीविता का खेल खेलना चाहता है, तो मैं उनकी शैली के अनुसार चलूंगा। मैं खुद देखना चाहता हूं कि वे मुझे मारने के लिए कितने लोगों को भेज सकते हैं। जो फेई भी है, मैं चाहता हूं कि वह खुद आकर मुझे ढूंढे और मुझे उसे खोजने की परेशानी से बचाए। जंगल में गायब होते ही वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने 3 अलग अलग क्षेत्रों में 3 अधूरी लाशें छोड़ दीं, जिससे रहस्यमय क्षेत्र और भी ज्यादा खून से भर गया और उसकी बदबू हर दिशा में फैल गई। वांग बाओले जंगल में तेजी से नहीं चला, लेकिन उसकी गति फिर भी चौंकाने वाली थी। अपनी बाँह हिलाने के साथ ही उसके मच्छर उसके आसपास के क्षेत्र में बिखर गए, जिससे उसे देखने का एक विस्तृत क्षेत्र मिल गया। हालांकि जैसे ही वांग बाओले ने अपने शरीर के भीतर उड़ती तलवार को महसूस किया, उसने महसूस किया कि 2 मच्छर अभी भी बाहर नहीं निकले हैं। एक काला था जबकि दूसरा बैंगनी था। 2 मच्छर घमंडी मालिकों की तरह थे। वे वांग बाओले के आदेशों की परवाह किए बिना म्यान के भीतर ही रहे। म्यान का ग्रेड उन्हें बाहर निकालने के लिए बहुत कम लग रहा था। क्या वे हैं? 2 अतिरिक्त मच्छरों ने वांग बाओले को उन गंदे अस्तित्वों की याद दिला दी जो कभी उसके शरीर में मौजूद थे। ये देखकर कि वे अब म्यान में घुस गए हैं और मच्छर बन गए हैं,
उसके मन में कुछ विचार आए और उसके दिल में आग जलने लगी। वांग बाओले अच्छी तरह से जानता था कि वे दो मच्छर निश्चित रूप से असाधारण थे। वह अब उन्हें आदेश देने में असमर्थ था, लेकिन उसने कल्पना की कि यदि वह अपने म्यान को परिष्कृत करना जारी रखता है तो वह उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त कर लेगा। वांग बाओले को उनकी ताकत और भविष्य के प्रदर्शन पर भरोसा था। आखिरकार काले रंग का मच्छर उस काली बिजली से बना था जो अनजाने में उसके शरीर में प्रकट हुई थी। जहां तक बैंगनी समुद्र का सवाल है, वांग बाओले कमोबेश यह अनुमान लगाने में कामयाब हो गया था कि यह बैंगनी चमक थी जो उसे मारना चाहती थी जब वे स्पिरिट ब्रीथ विलेज में उससे मिले थे। इन दोनों लोगों को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वांग बाओले उत्साहित दिख रहे थे। उसका दिल, जो नफरत से भरा हुआ था, इसके कारण थोड़ा शांत हो गया था। हालांकि उसके अनुभव इतने कड़वे थे कि उसका दिल केवल आंशिक रूप से शांत था, अधिकांश अभी भी मारने के मजबूत इरादे से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पर्याप्त बदला नहीं लिया था, जिससे वह गुस्से से भर गया, जैसे कि उसकी छाती पर कोई पत्थर रखा हो। इसलिए वह अपनी भावनाओं के जटिल जाल को लेकर आगे बढ़ा। मच्छरों की दृष्टि के विस्तृत क्षेत्र का लाभ उठाते हुए उसने प्रतीक्षा और खोज का एक और दौर शुरू किया। वह गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय और 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के लोगों के अपने आप उसके पास आने का इंतजार कर रहा था और रास्ते में मिलने वाले दोनों पक्षों के साधकों की तलाश कर रहा था। उसके निशाने पर 2 अलग अलग गुटों के साधक थे। जो लोग चांद के अंधेरे हिस्से को पार करने में सक्षम थे, वे अक्सर सच्चे श्वास क्षेत्र के साधक नहीं बल्कि फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक थे। बहुत जल्द, आधे घंटे के बाद, वांग बाओले ने 2 फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधकों की उपस्थिति को महसूस किया। हालांकि उसे यह स्पष्ट नहीं था कि वे बस गुजर रहे थे या आवाज का प्रसारण प्राप्त करने के बाद आए थे। जिस क्षण उसने दोनों को महसूस किया, उसकी आंखों में एक ठंडक दौड़ गई। उसके दिल में जो हत्या करने का इरादा था, उसे अब दबाया नहीं जा सकता था। वह दोनों को जानता था, क्योंकि वे उस भीड़ का हिस्सा थे जिसने उसे मौत के कगार पर होने पर प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर किया था। वांग बाओले के मन में उन लोगों के प्रति गहरी नफरत थी। मरो। वांग बाओले के दिल में एक अवर्णनीय ठंडक थी। बिना किसी आवाज के उसका शरीर इतनी तेज गति से उन दोनों की ओर बढ़ा कि वह जंगलों में भटकती आत्मा की तरह लग रहा था। उसे स्पष्ट रूप से देखना असंभव था, और जब तक अन्य लोग न हों जिनका साधना स्तर उससे कहीं अधिक हो, वे उसकी उपस्थिति को महसूस करने में असमर्थ होंगे। पलक झपकते ही वांग बाओले उनमें से एक के पास पहुंच गया, और उसी क्षण वह ठंडी हवा की लहर की तरह आकाश में उछला और अपने प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंच गया। उसका प्रतिद्वंद्वी सावधानी से अपने आसपास की निगरानी कर रहा था, लेकिन वांग बाओले के अचानक आने से उसे इतना झटका लगा कि वह पीछे हटने की कोशिश करने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसे आवाज मिल गई थी और उसे वांग बाओले के पागलपन के बारे में पता चल गया था। वह यहाँ है। लगभग सहज रूप से फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक ने जेड पर्ची को घुमाया और चेतावनी भेजना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जिस क्षण वह पीछे हटा, जिस क्षण वह जेड पर्ची को घुमाने वाला था, वांग बाओले ने एक भयंकर और तीव्र क्रूरता दिखाई और साधक की आंखों में देखा। ऐसा लग रहा था मानो उसकी दुष्टता साधक की आंखों में बह रही थी और उसकी नज़रों के साथ साथ उसके दिमाग में घुस रही थी और उसे इतनी जोर से कांपने पर मजबूर कर रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी क्रूर और मानसिक रूप से बीमार जानवर के सामने खड़ा हो। अचानक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के साधक को बस एक धुंधली सी चीज दिख रही थी। वांग बाओले ने जैसे ही पास पहुंचकर एक मुक्का मारा। जिस क्षण वांग बाओले ने सुपरनोवा भेजा, एक ध्वनि बूम उभरा और झटकों की एक जोरदार श्रृंखला गूंज उठी, जिससे वांग बाओले और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के साधक के सामने एक बहुत बड़ा भंवर बन गया। भंवर में बहुत ज्यादा ताकत थी। जब ये दिखाई दिया तो इसने अपने साथ आसपास के वातावरण की ताकत को भी साथ ले लिया, जिससे इसके बल के कारण चारों ओर की वनस्पतियां टुकड़े टुकड़े हो गईं। दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे कोई ब्लैक होल बन गया हो। ये सुपरनोवा का वास्तविक रूप था, जो सीधे खालीपन पर हमला करता है, तूफान पैदा करता है और केवल व्यक्ति की शारीरिक शक्ति के आधार पर भंवर को ब्लैक होल में बदल देता है। ऐसा लग रहा था कि यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा है, लेकिन वास्तव में ये सब कुछ चीर रहा था। ये सब इतनी जल्दी हुआ। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक का प्रतिरोध और संघर्ष तब तक प्रभावी नहीं हुआ था जब तक कि सुपरनोवा द्वारा निर्मित भंवर ब्लैक होल ने उसे पूरी तरह से निगल नहीं लिया। भंवर से निकलने वाले धमाके ने उसकी तीखी चीख को ढक दिया। फिर वांग बाओले की शांत आवाज उभरी जैसे ही धमाका हुआ और भंवर फैल गया, जिसमें से खून निकल रहा था। चौथा, दूसरी दिशा में खड़ा दूसरा फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र का साधक, जिसने अपनी आंखों के सामने सब कुछ होते हुए देखा था, उसे लगा जैसे उसका दिमाग फटने वाला है, क्योंकि विचारों की एक भयावह लहर उसके सिर में टूट पड़ी। वह जो कुछ भी हुआ था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, और भले ही उसे पहले भी आवाज का प्रसारण मिल चुका था, लेकिन अब जब उसने खुद ये सब देखा था तो वह डर से ग्रसित था। वह पीला पड़ गया था, उसके चेहरे पर गुलाबीपन की एक भी झलक नहीं थी, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार भरा हुआ था, भाग जाना।
जैसे ही उसने जल्दी से सांस ली, दूसरा फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक पागलों की तरह पीछे हट गया। उसने अपनी रहस्यमय तकनीक का भी इस्तेमाल किया, अपनी जीभ को तब तक काटा जब तक कि उसमें से खून नहीं निकल आया, ताकि उसकी गति में वृद्धि हो सके। हालांकि जैसे ही वह भागा, वैंग बाओले की ठंडी आवाज़, जो मौत की तरह थी, उसके कानों में पड़ी। पांचवां, यह आखिरी बात थी जो उसने अभी भी जीवित रहते हुए सुनी थी। डर और निराशा उसके दिल में भर गई और उसने जल्दी से अपना मुंह खोला, खुद को समझाने और दया मांगने की कोशिश की। मेरी बात सुनो, वांग बाओले, अगर विनती करने से कोई फायदा होता तो आत्मा स्थापना युग के दौरान इतने साधक नहीं मरते। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वह कांप उठा, उसकी दृष्टि तुरंत काली हो गई और उसकी दुनिया एक चक्कर में पड़ गई। जैसे ही उसकी चेतना गायब हुई, फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक को अपनी गर्दन में तेज दर्द महसूस होने लगा। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी उसके गले में एक ब्लेड घुसा हुआ। उसके बाद उसकी सांस रुक गई और वह मर गया। वांग बाओले ने फाउंडेशन स्थापना साधक के शरीर पर कदम रखा और धीरे से उसकी गर्दन से कृपाण हटा दी। फिर उसने कृपाण को साधक की शर्ट पर बिना किसी भाव के पहुंचा और फिर आगे बढ़ गया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। अगर वांग बाओले को जानने वाला कोई व्यक्ति देख लेता कि वह अब कैसा है, तो वे उससे बहुत दूर हो जाते। वांग बाओले आमतौर पर एक खुशमिजाज और आशावादी व्यक्ति था, लेकिन वह बाहरी रूप से ऐसा ही दिखता था। अगर दुनिया में साधना जैसी कोई चीज नहीं होती और पृथ्वी ने आत्मा की शुरुआत के युग में प्रवेश नहीं किया होता, तो वांग बाओले का व्यक्तित्व शायद उनके पूरे जीवन में नहीं बदला होता। हालांकि यह एक क्रूर दुनिया थी, जीवन और मृत्यु की लड़ाई और सबसे योग्य की उत्तरजीविता। इसने उनके आशावाद के भीतर छिपी क्रूरता और निर्णायकता को अनुभव के माध्यम से लगातार दौरों के बाद और भी मजबूत बना दिया। अभी यह उस बिंदु पर था जब वे गुण सबसे तीखे थे। बस इसी तरह वह अपने रास्ते पर चलता रहा, जहां भी वह गुजरा वहां एक मजबूत क्रूरता की भावना को प्रकट करता रहा। उसने हर एक गैलेक्टिक डस्क सेक्ट शिष्य को मार डाला जिसने पहले उसे मारने का प्रयास किया था, चाहे वे सच्चे श्वास क्षेत्र या नींव स्थापना क्षेत्र के साधक हों और चाहे वे पुरुष हों या महिला। उसने न तो नरमी दिखाई और न ही परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचा। चूंकि उसके दुश्मनों ने उसके पीछे पड़ने पर परिणामों के बारे में नहीं सोचा था, इसलिए उसके लिए इतनी चिंता करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि उसके ज्यादातर लक्ष्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के साधक थे। वह गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के साधकों की परवाह करने में आलसी था, जो कभी कभार उसके सामने आते थे। फिर भी उसके हत्याकांड ने पहले ही गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के सदस्यों का ध्यान आकर्षित कर लिया था जो मिस्टिक लूना क्षेत्र में थे। मिस्टिक लूना क्षेत्र में गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय से एक से ज्यादा कोर फॉर्मेशन साधक थे और भले ही उनमें से कोई भी विचलित होने का जोखिम नहीं उठा सकता था क्योंकि उनके पास संभालने के लिए दूसरे महत्वपूर्ण मामले थे, लेकिन बूढ़ी औरत जिसने वांग बाओले का छोटा तिपाई वाला बर्तन उससे छीन लिया था, ये जानकर हैरान रह गई कि क्या हुआ था। फिर वह ठहाके लगाकर हंसी, जो कुछ कर रही थी उसे रोककर और वांग बाओले की ओर दौड़ी। छोटे कीड़े, पिछली बार तुम भाग्यशाली थे। तुम भागने में कामयाब रहे लेकिन फिर भी प्रकट होने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी दूसरे खजाने हैं और तुम अपनी बूढ़ी औरत को संदेश भेज रहे हो, मुझे फिर से तुम्हारे शरीर में खुदाई करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो। उसी समय उसने फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधकों को इकट्ठा करने के लिए एक कार्य भेजा ताकि वे वांग बाओले का पीछा करके उसे मार सकें। उस स्थिति में मैं इस बार तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय ने इस बार मिस्टिक लूना दायरे में विशाल वृक्ष के साथ हाथ मिलाया था। एक हद तक वे मिस्टिक लूना दायरे पर सरणी गठन की उपेक्षा कर सकते थे और इसलिए उन्होंने पर्याप्त तैयारी की। 100 से अधिक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक लग रहे थे। हालांकि संप्रदाय से सभी ने भाग नहीं लिया और गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के सभी गुट सहयोग और खतरनाक यात्रा में भाग लेने के लिए सहमत नहीं हुए। इसलिए जो लोग आगे आए वे बूढ़ी महिला के समान इकाई के लोग थे। आखिरकार एक बड़े गुट के लिए, जब तक कि यह एक सुविचारित मिशन न हो, उनके लिए सब कुछ जोखिम में डालना दुर्लभ था। आमतौर पर वे भागने का रास्ता छोड़ देते थे ताकि वे बाकी सब कुछ काट सकें और कुछ भी गलत होने पर खुद को बचा सकें। ये 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के लिए भी ऐसा ही था। सभी को विशाल वृक्ष के साथ सहयोग करने के लिए नहीं चुना गया था। इसके बजाय केवल कुछ पारिवारिक कुलों ने भाग लिया ताकि कबीला आसानी से पीछे हट सके। अगर वे असफल भी होते तो उन्हें बस खुद को साफ करना होता और संघ को स्पष्टीकरण देना होता। दूसरी बार अलग अलग गुट युद्ध शुरू करने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह प्रत्येक पक्ष दंड की रणनीति का उपयोग करने और दूसरों को कमजोर करने के लिए तैयार था। इसलिए इस बार आए सैकड़ों फाउंडेशन स्थापना साधकों में से अधिकांश प्रारंभिक या मध्य चरण में थे। उनमें से केवल 8 या 9 ही ऐसे थे जिन्होंने फाउंडेशन स्थापना प्रक्रिया को पूर्ण किया था। ये बूढ़ी महिला के वंश की पूरी ताकत थी। मिस्टिक लूना दायरे के पीछे के चेहरे पर 3 आधार खोदे गए थे।
ये 3 क्षेत्र परीक्षण स्थल प्रतीत होते थे जो विशाल वृक्ष के साथ सहयोग प्रक्रिया से उत्पन्न हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वे कुछ खोज रहे थे। एक क्षेत्र था जो वैंग बाओले के पास के जंगल में गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के ठिकानों में से एक था। पहरे पर खड़े कुछ साधकों के अलावा शेष 12 फाउंडेशन स्थापना साधक सक्रिय हो गए थे और उस जगह की ओर बढ़ रहे थे जहां वांग बाओले को आखिरी बार देखा गया था, और वे हत्या के इरादे से हमला कर रहे थे। उसी समय बूढ़ी महिला दूसरे बेस से उसी क्षेत्र की ओर तेज गति से बढ़ रही थी। मिस्टिक लूना क्षेत्र में वह निडर थी और उसने अपनी गति को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। वह गरज की तरह थी, अपनी आंखों में ठंडी नज़र के साथ तेज गति से आगे बढ़ रही थी। इस तरह एक जाल बनाया गया जिसे गैलेक्टिक डस्क सेक्ट ने बहुत बड़ा माना था, जो वांग बाओले के चारों ओर तेजी से कसता जा रहा था। वांग बाओले, जो जंगल के भीतर घूम रहा था, ने तुरंत अपने द्वारा भेजे गए मच्छरों द्वारा प्रदान किए गए दृष्टि क्षेत्रों के माध्यम से इसे महसूस किया। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में पहुंचने के बाद मच्छरों का फैलाव पहले की तुलना में अधिक हो गया था। वे अब 5 किलोमीटर के क्षेत्र तक पहुंच सकते थे, और भले ही वांग बाओले पूरे क्षेत्र को समान स्पष्टता से नहीं देख सकता था, लेकिन वह अपने मच्छरों के वितरण और परिवेश का एक मोटा अनुमान लगा सकता था। अब पहला गैलेक्टिक डस्क सेक्ट साधक उसकी दृष्टि के क्षेत्र में दिखाई दिया था। वांग बाओले रुक गया और अपनी आंखें मूंदकर करीब से देखने लगा। जल्द ही उसके आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में उसने दूसरे, तीसरे और चौथे साधक को देखा। जब सभी 12 फाउंडेशन स्थापना साधक दिखाई दिए तो वांग बाओले मुस्कुराया, उसकी आंखों में ठंडक चमक उठी। 8 प्रारंभिक चरण के फाउंडेशन स्थापना में और 4 मध्य चरण के फाउंडेशन स्थापना में ऐसा लगता है कि गैलेक्टिक डस्क सेक्ट से कई गुट चांद पर पहुंचे हैं। वांग बाओले ने अपने होंठ चाटे। अपने निकट मृत्यु अनुभव के बाद, उसके शरीर में एक हरा कमल दिखाई देने के बाद, और फिर से फाउंडेशन स्थापना प्राप्त करने में कामयाब होने के बाद वांग बाओले को अपनी सीमाएं नहीं मिलीं। उसने पहले जो हमले किए थे और जो भावनाएं उसने अभी शारीरिक रूप से महसूस की थीं, वे सब उसकी क्षमता नहीं थीं। उसने पहले जिन लोगों को मारा था वे सभी फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थे। सब कुछ का विश्लेषण करने के बाद वांग बाओले अपनी खुद की युद्ध शक्तियों का एक मोटा अनुमान प्राप्त कर सकता था। प्रारंभिक चरण के फाउंडेशन स्थापना साधकों को मारना आसान है और धार्मिक आयुध के साथ मध्य चरण के फाउंडेशन स्थापना साधकों को खत्म करना मुश्किल नहीं था। जहां तक देर से चरण के फाउंडेशन स्थापना साधकों का सवाल है, निष्कर्ष निकालना आसान नहीं है क्योंकि मैं उनसे नहीं मिला हूं। मैं शायद विजयी हो सकता हूं, लेकिन मुझे डर है कि मैं अपना समय बर्बाद करूंगा। वांग बाओले ने चुप रहते हुए निष्कर्ष निकाला। अब उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं क्योंकि वह अपने सबसे नज़दीकी व्यक्ति की ओर बढ़ रहा था। वांग बाओले अपनी क्षमताओं का अनुमान नहीं लगा सकते थे क्योंकि उनके पास धार्मिक आयुध नहीं था। उनके लिए धार्मिक आयुध मंडप के उपमंडप प्रमुख के रूप में धार्मिक आयुध रखना एक सामान्य बात थी। अगर उनके पास ये नहीं होते तो यह अजीब होता। उसी समय अपने पिछले हमलों के बाद वांग बाओले को अपने शरीर के भीतर हरे कमल का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि हरे कमल का उनके मंत्रों पर कोई खास असर नहीं हुआ, बल्कि उनकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में इसका स्पष्ट प्रभाव था। जब से वे जागे हैं तब से लेकर अब तक वांग बाओले को थकान का कोई एहसास नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर में जीवन शक्ति का एक स्रोत प्रकट हो गया है, जो जीवन की एक अंतहीन धारा को जारी कर रहा है, जिससे वे अपने चरम प्रदर्शन पर हैं। इसलिए मैं इन 12 लोगों का उपयोग ये जानने के लिए करूंगा कि मेरी शारीरिक शक्ति कितनी बढ़ गई है। वांग बाओले ने तेज गति से विस्फोट किया और उनकी आंखों में मारने का इरादा चमक उठा। जैसे ही ध्वनि की ध्वनि गूंजी और 12 फाउंडेशन स्थापना साधकों ने इसे महसूस किया, वांग बाओले बिजली की चमक की तरह उसके सबसे नज़दीकी व्यक्ति के सामने प्रकट हुए। वे सभी उस दिशा में देखने लगे जहां से ध्वनि आई थी। वह व्यक्ति एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। जैसे ही उसने ध्वनि की ध्वनि सुनी, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। वर्षों के युद्ध ने उसे सहज रूप से पीछे हटने और अपनी बाईं ओर चकमा देने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अपने हाथ की मुहरों को सक्रिय कर दिया, जिससे उसके मंत्र और उसके असंख्य खजाने द्वारा बनाई गई सुरक्षा एक चमक के साथ उभरी। वांग बाओले को रोकने का प्रयास किया। हालांकि वांग बाओले की ताकत के परीक्षण के तहत उसका प्रतिरोध व्यर्थ था। 7वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध को छोड़ दिया गया, जिससे कई 100 फीट लंबी कृपाण की चमक बन गई जो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के ठीक सामने कट गई। इसने अपने पास से गुजरने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। सभी असंख्य खजाने और मंत्र नष्ट हो गए। इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था और अंततः जब मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति डर से चिल्लाया तो तलवार उसके माथे के बीच से निकली और उसे चीरती हुई जमीन पर गिर पड़ी। जमीन से एक जोरदार धमाका हुआ। जैसे ही जमीन में एक बड़ी दरार दिखाई दी, चारों ओर से कई फाउंडेशन स्थापना साधकों की आकृतियां तेज गति से आ गईं। उन्होंने लाश को देखा जो आधे में विभाजित थी, लेकिन वांग बाओले को बिल्कुल भी नहीं देखा। शव के 2 हिस्सों, साथ ही जमीन में दरार ने सभी गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय साधकों को चौंका दिया। वे डर से भर गए और हाई अलर्ट पर अपने आसपास की चीजों पर जल्दी से नजर डाली।
एक बार और उसने एक फाउंडेशन स्थापना साधक को मार डाला। इस व्यक्ति की युद्ध शक्ति कम से कम एक अंतिम चरण के फाउंडेशन स्थापना साधक के समान स्तर की है। अरे, मैंने सुना है कि वांग बाओले के पास एक धार्मिक आयुध था, लेकिन फिर भी उसकी साधना इस स्तर तक कैसे आगे बढ़ी? क्या उसे किसी हमले का डर नहीं है? जैसे जैसे भीड़ भयभीत और सतर्क होती गई, कई सौ फीट दूर से अचानक दाईं ओर से कृपाण की चमक दिखाई दी। हर कोई डर से जकड़ा हुआ था और जल्दी से बचने की कोशिश कर रहा था। कृपाण की चमक उनके सामने जमीन पर गिरी, जिससे तेज आवाज हुई और कीचड़ हर जगह फैल गया और वनस्पति हवा में उड़ गई। एक काला तूफान फैल गया जिसने पूरे इलाके को ढक लिया और सभी को अफरा तफरी में डाल दिया। इस अफरा तफरी में कृपाण पकड़े हुए वांग बाओले की आकृति बिजली की चमक की तरह दिखाई दी। वह भीड़ पर घात लगाना नहीं चाहता था, बल्कि उस समय का उपयोग करना चाहता था जब वनस्पति हवा में थी और सामने से हमला करना चाहता था। अपनी शारीरिक शक्ति का परीक्षण करने का सबसे अच्छा तरीका ये देखना है कि मैं कितनी बार कृपाण का उपयोग कर सकता हूं इससे पहले कि कोई हमला हो। वांग बाओले की आंखों में ठंडक दौड़ गई क्योंकि वह किसी के पास पहुंच गया था। उसने अपने हाथों में धार्मिक आयुध कृपाण उठाया और वार किया। एक जोरदार धमाका हुआ और कृपाण के ब्लेड से कटने वाले साधक को चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वह कांप उठे और चारों तरफ खून बहने लगे। जबकि अन्य लोग सदमे में थे, वांग बाओले रक्त कोहरे से बाहर निकले, एक अन्य व्यक्ति के बगल में दिखाई दिए जब उन्होंने फिर से अपनी कृपाण लहराई। हालांकि इस बार उस व्यक्ति ने उनका थोड़ा विरोध किया। मध्य चरण की नींव की स्थापना। मार डालो। वांग बाओले ने अपनी भौहें उठाईं, अपनी साधना को जारी रखा। उनकी कृपाण से निकलने वाला बल रुका नहीं और इसने शरीर को आसानी से दो टुकड़ों में काट दिया। ठीक उसी तरह जैसे ही वांग बाओले तेज गति से उनके बीच से गुजरा, उसके चारों ओर के मंत्र जोर से गरजे। भय से ग्रसित हर एक फाउंडेशन स्थापना साधक ने अपना तुरुप का पत्ता फेंका। भले ही उनके तुरुप के पत्ते भयानक थे, वांग बाओले इतना तेज था और उसकी तलवार इतनी डरावनी थी कि रास्ते में वांग बाओले से मिलने वाले साधक सभी मारे गए। मांस और खून की गंदगी ने अन्य लोगों में जो जीवित थे भारी तनाव पैदा कर दिया। कुछ ही सांसों के समय में सब कुछ हो गया। कुछ ही देर में 6 लाशें जमीन पर पड़ी थीं। शेष 6 साधक तेजी से फैल गए, लेकिन वांग बाओले मौत के देवता की तरह था, सातवें व्यक्ति का पीछा करते हुए फिर से वार करना चाहता था क्योंकि उसकी आंखों में एक ठंडी नजर थी। हालांकि उस पल ऊपर आसमान से एक गुस्से भरी दहाड़ उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक परिचित मजबूत दमनकारी शक्ति आसमान में एक क्षेत्र से निकट आ रही थी। वह व्यक्ति अभी तक नहीं आया है, लेकिन दमनकारी शक्ति इतनी प्रबल थी कि मानो पूरे जंगल में आकाश की शक्ति छा गई हो। इससे सभी फाउंडेशन स्थापना साधक डर से कांपने लगे, मानो उस व्यक्ति के आने से उनकी साधना दब गई हो। हालांकि उनमें से अधिकांश आश्चर्यचकित थे, जबकि कुछ उत्तेजित थे। बुजुर्ग आ गया है। वांग बाओले, अब तुम मर जाओगे। वांग बाओले की आंखों में एक चमक उठी। वह लगातार वार करता रहा, फाउंडेशन स्थापना साधक का सिर काटता रहा, जबकि वह उत्तेजना से विचलित होता रहा। वांग बाओले, धिक्कार है तुम्हें। बुढ़िया ने गुस्से से दहाड़ते हुए गति पकड़ी। वांग बाओले ने लोगों को नर्म मक्खन में तलवार की तरह आसानी से मार डाला। उसने एक पल भी नहीं रुका, और जैसे ही उसने सातवें व्यक्ति को मारा, उसने अपना सिर घुमाया और अपने उठे हुए दाहिने हाथ को लहराया। तुरंत 3 मन के आकाश में दिखाई देने वाली आकृति की ओर झपटे। वह बूढ़ी महिला की आकृति थी जो उसके पास आ रही थी, जो अत्यधिक क्रोध और हत्या के इरादे से आई हुई थी। भागो। कोर फॉर्मेशन साधक के सामने वांग बाओले ने बिना किसी डर के अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसी समय उसने मोतियों को बाहर फेंकते हुए उस पर व्यंग्य किया। जैसे ही उसने कहा, तीनों मन के अपने आप फट गए, जिससे आने वाली बूढ़ी महिला के सामने कोहरा छा गया। बूढ़ी महिला के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह वांग बाओले के हमले से जरा भी प्रभावित नहीं हुई। उसे पूरा भरोसा था कि चाहे वह कितना भी योग्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक क्यों न हो, वह कभी भी कोर फॉर्मेशन साधक का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई, फटने वाले मोतियों से उत्पन्न कोहरे को दूर करने का प्रयास किया। हालांकि उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अविश्वास का भाव प्रकट किया। ये है मिस्टिक ट्रेस फॉग। अपनी इच्छाशक्ति से उसने बिना आवाज के कहा। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि मिस्टिक ट्रेस फॉग ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। तुरंत उसे दूर भेज दिया गया। मिस्टिक लूना क्षेत्र के दृश्यमान पक्ष पर एक अन्य बेसिन की परिधि पर एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे दसियों साधक थे। जिस तरह से वे कपड़े पहने हुए थे, उससे ये देखा जा सकता था कि यह त्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन के विरुद्ध सीनेट थी और जिन डोमिंग उनमें से एक थे। लोगों के इस समूह में फाउंडेशन स्थापना साधक थे जो 20 टुकड़े खोजने में कामयाब रहे थे और फाउंडेशन स्थापना साधक बनने में सफल रहे थे। हालांकि भले ही त्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन के जिन डोमिंग ने बहुत पहले ही 20 टुकड़े प्राप्त कर लिए थे, लेकिन उन्होंने फाउंडेशन स्थापना प्रक्रिया शुरू नहीं की। इसके बजाय वे कुर्सी पर लेटे हुए सीनेट के भीतर शिष्यों को ऊब कर देख रहे थे। तुम सब मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो?
सीनेट में शिष्यों के बीच फाउंडेशन स्थापना साधक थे जो जिन डोमिंग को गुस्से से देख रहे थे। किसी अज्ञात कारण से उनके बीच संघर्ष उत्पन्न हो गया था। हालांकि वे उससे लड़ नहीं सकते थे और केवल गुस्से से घूरकर अपना गुस्सा व्यक्त कर सकते थे। जैसे ही दोनों तरफ के साधक एक दूसरे को घूर रहे थे, उनके पास के एक क्षेत्र से अचानक टेलीपोर्टेशन की एक मजबूत शक्ति फूट पड़ी। जैसे ही उन्होंने अपना सिर घुमाया, बूढ़ी महिला हवा से प्रकट हुई। कोर फॉर्मेशन साधक की शक्ति की एक लहर तुरंत सभी दिशाओं में फैल गई, जिसने दोनों तरफ के साधकों के दिलों को जकड़ लिया। यहाँ तक कि जिन डोमिंग भी सीधे बैठ गए, उनकी आंखों में चिंता की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी। सीनेट के सभी सदस्यों ने अपनी सांस रोक ली, लेकिन वे बहुत हैरान नहीं दिखे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पहले से ही पता था कि गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय से कोर फॉर्मेशन साधक मौजूद थे। जब बूढ़ी महिला हवा से बाहर निकली तो वे सतर्क रहे। जिस क्षण वह दिखाई दी, वह बेहद भयानक और गंभीर दिख रही थी। उसके माथे पर हरी नसें उभरी हुई थीं। उसके दिल में जो पागलपन और दबा हुआ आक्रोश था, वह पहले से ही इस स्तर पर पहुंच गया था कि उसे अब और वर्णित नहीं किया जा सकता था। जब वह दिखाई दी तो उसने आसमान की ओर तीखी और गुस्से से चीख मारी, वांग बाओले, तुम छोटे कमीने, यह मेरा अंत नहीं है। जैसे ही बूढ़ी महिला गुस्से से चिल्लाई, उसकी आवाज़ गूंज उठी। इससे सीनेट और त्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन के लोग और भी ज्यादा सतर्क हो गए। जिन डोमिंग ने अपनी आंखें भी सिकोड़ लीं, क्योंकि उसने वांग बाओले और गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के बीच के मुद्दों के बारे में सुना था। उसने सोचा था कि वांग बाओले की मृत्यु इस कठिन परीक्षा के दौरान हुई होगी। हालांकि अब बूढ़ी महिला जिस तरह से व्यवहार कर रही थी, उसे देखकर उसके दिल में जिज्ञासा पैदा हुई। लगभग उसी समय जब जिज्ञासा पैदा हुई, बूढ़ी महिला का गुस्सा अपनी सीमा तक बढ़ गया और उसने त्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन और सीनेट के लोगों को गुस्से और डरावने अंदाज में देखा। वह उन पर अपना गुस्सा निकालना चाहती थी, लेकिन उसने उस इच्छा को बलपूर्वक दबा दिया। आखिरकार सीनेट और त्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन के लोग दूसरी पीढ़ी के थे। उनके बुजुर्गों में से एक को भी छोटा नहीं किया जा सकता था। बूढ़ी औरत वांग बाओले को मार सकती थी और नष्ट कर सकती थी, लेकिन इनमें से किसी भी कुलीन वर्ग के प्रत्यक्ष रिश्तेदारों को नाराज नहीं करना चाहती थी। ऐसा तब हुआ जब उसने जिन डोमिंग को देखा, जिससे उसने अपना गुस्सा दबा लिया। वह मुनि और चांद के अंधेरे हिस्से की ओर बढ़ गई। वह क्रोधित थी क्योंकि उसे याद आया कि अभी क्या हुआ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था और साथ ही उसने तय किया कि जब भी वह वांग बाओले को फिर से देखेगी तो उसे कोई मौका नहीं देगी। वह वांग बाओले को निशाना बनाकर और उसे मारते हुए बलपूर्वक हमला करेगी। जैसे ही बूढ़ी औरत तेज गति से वापस भागी, वांग बाओले चांद के अंधेरे हिस्से में खड़ा था। उसकी आंखें उस स्थिति से हट गईं जहां बूढ़ी औरत एक पल पहले थी। फिर उसने अपने आसपास 5 अचंभित और हैरान फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधकों को देखा, जिन्होंने इस दृश्य को देखा था। उनमें से हर एक साधक अविश्वास से पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उन्हें लगा कि सब कुछ हास्यास्पद लग रहा था। जो कुछ हुआ वह कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। महान कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के एल्डर जो इतने प्रभावशाली ढंग से पहुंचे थे, वास्तव में वांग बाओले के हाथ की लहर और उसके आदेश के साथ दूर चले गए थे। ये घटनाओं का इतना बड़ा मोड़ था कि बूढ़ी महिला के आगमन पर उनकी खुशी तुरंत सदमे में बदल गई। वांग बाओले ने जो मोती फेंके थे, उनका प्रभाव उन्हें स्पष्ट था। जैसे जैसे वास्तविकता और समझ उनके दिमाग में उतरती गई, उनके भाव बदल गए और वे अचंभित हो गए। उनके मुंह से बेकाबू होकर बेसुध चीखें निकल गईं। यह मिस्टिक ट्रेस फॉग है। भगवान, वांग बाओले वास्तव में मिस्टिक ट्रेस फॉग को मोतियों में संग्रहित कर सकता है ताकि एक धार्मिक खजाना बन सके। अरे, ये कैसे हुआ? अगर वांग बाओले के पास इस तरह के मोती हैं, तो इसका मतलब है कि वह जिसे चाहे उसे टेलीपोर्ट कर सकता है। एक हद तक यह उसे अजेय बनाता है। जैसे ही भीड़ सदमे में आ गई, उनमें से सभी ने लड़ने की इच्छा खो दी। वांग बाओले की शक्तियों ने उन्हें भयभीत कर दिया और मिस्टिक ट्रेस बीड्स ने उनकी सारी उम्मीदें नष्ट कर दीं। वे सभी दिशाओं में फैल गए। उनके दिमाग में केवल एक ही विचार था, और वह था भागना और छिपना। उनके लिए वांग बाओले के समान स्तर का एक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक पूरी तरह से अविनाशी नहीं था। हालांकि यह अभी भी उनके लिए बेहद भयावह था और एक ऐसा अस्तित्व था जिसके खिलाफ वे अकेले नहीं लड़ सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वांग बाओले की गति और शारीरिक बनावट ने लगातार लड़ने और हमलों के प्रति प्रतिरोध करने की उनकी क्षमताओं को दूसरों से कहीं ज्यादा बेहतर बना दिया था। इसके बारे में सोचना ही बीमार करने वाला था, लेकिन वांग बाओले के पास धार्मिक हथियार भी थे जो दूसरे कभी नहीं पा सकते थे। यह अकेला ही लोगों के लिए एक दुस्वप्न था और वे केवल यही कर सकते थे कि बचने के लिए और पैर उगाएं। हालांकि वांग बाओले ने उन्हें आसानी से भागने नहीं दिया। अब उसकी आंखों में एक चमक दिखाई दी और उसकी गति बढ़ गई, जो काली बिजली के बोल्ट की तरह बाहर निकल रही थी। जब वह बाहर निकला और किसी के पास पहुंचा, तो उसने अपना बायां हाथ घुमाया और आग का एक समुद्र फेंक दिया। यह उसकी हीटेड बर्स्ट मिस्टिक तकनीक को सक्रिय करना था।
गर्मी की लहर चौंकाने वाली तेज थी और तुरंत फैल गई, जिसने भाग रहे साधकों को घेर लिया। एक साधक ने खुद को इससे बचाने और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन आग के समुद्र में बिजली के बोल्ट दिखाई दिए जो उस पर गिरे और आग ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। बिना रुके और उस साधक को खत्म करने के बाद वांग बाओले मुड़ा और अगले व्यक्ति की ओर बढ़ा। जंगल में एक के बाद एक दर्दनाक चीखें उभरीं। 5 मिनट बाद वांग बाओले ने आखिरी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक के पेट पर लात मारी, जिससे उसका शरीर फट गया। उसने उस साधक के मुड़े हुए चेहरे को देखा जो एक बार उसे मारने की कोशिश में उसके पीछे गया था और एक बार फिर नष्ट हुए पेट पर जोरदार लात मारी। दर्दनाक चीखें अब सुनाई नहीं दे रही थीं। साधक वहीं पड़ा रहा, बेकाबू होकर कांप रहा था और उसकी आंखों में धुंध छा गई, जब तक कि आखिरकार उसकी सांसें बंद नहीं हो गईं और वह मर गया। वांग बाओले ने अपने सामने पड़ी लाश को ठंडे मन से देखा, फिर साधक का स्टोरेज बैग उठाया। उसने उसे देखने के लिए खोला और उसमें से एक जेड स्लिप निकाली। दूसरे साधकों के स्टोरेज बैग में भी ऐसी ही जेड स्लिप थी, जो पास में ही एक जगह को चिन्हित करती थीं। इतने सारे लोगों को इतनी जल्दी यहाँ भेजने के लिए, इसका मतलब शायद यह है कि यह जगह उनका इकट्ठा होने का स्थान है। वांग बाओले के दिल में दुश्मनी आंशिक रूप से खत्म हो गई थी। वह कराह उठा और जेड स्लिप में चिन्हित बिंदु की ओर दौड़ा। वास्तव में चिन्हित बिंदु गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के ठिकानों में से एक था, जो वांग बाओले के स्थान से बहुत दूर नहीं था। जमीन में एक गहरी खाई थी, जिसमें सैकड़ों ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के साधक प्रवेश कर रहे थे और बाहर निकल रहे थे। वे खुदाई कर रहे थे। खाई की गहराई में 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष सतर्कता से क्षेत्र की रखवाली कर रहे थे, जो खुदाई कर रहे शिष्यों को देख रहे थे और अपनी भौहें सिकोड़ रहे थे। उन्हें बूढ़ी महिला से वांग बाओले को मारने का आदेश मिला था और उन्हें वांग बाओले के मिस्टिक ट्रेस बीड्स पर ध्यान देने के लिए एक अनुस्मारक भी मिला था। मिस्टिक ट्रेस बीड्स, दिलचस्प लगता है। दोनों सतर्क हो गए। आखिरकार बूढ़ी महिला द्वारा उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में सचेत करने का मतलब था कि इसमें कुछ चौंकाने वाला होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक दूसरे को देखा और खाई के बाहर जाकर अपनी खोज शुरू करने ही वाले थे कि अचानक खाई के बाहर एक दर्दनाक चीख उठी और धीरे धीरे सदमे की सांसें चलने लगीं। दुश्मन का हमला। दोनों चौंक गए क्योंकि उन्होंने तुरंत गति पकड़ी और खाई के बाहर हमला किया। उसी समय खाई के बाहर वांग बाओले पहले से ही जंगल से तेज गति से निकल आया था। जब वह पहुंचा तो वह अपने हाथों में धार्मिक हथियार लेकर तेजी से अंदर घुस गया। उसने ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के साधकों पर तब तक हमला करने की जहमत नहीं उठाई जब तक कि वे खुद मौत की तलाश में न हों। उसका लक्ष्य केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के साधक थे। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने सुपरनोवा को छोड़ दिया, जिससे कई ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के साधक मारे गए जो बिना किसी मौत के डर के उस पर हमला कर रहे थे। उसने अपने पास आए हर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के साधक पर अपना चाकू लहराया और उन्हें 2 टुकड़ों में काट दिया, जिनके घावों से खून बह रहा था। ये दृश्य उसके आसपास के ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के साधकों के लिए बहुत चौंकाने वाला था। वे सभी सदमे में थे और उनमें से लगभग सभी पीछे हट गए और वांग बाओले को अत्यधिक भय और अविश्वास के साथ देखने लगे। यह उनमें से एक के लिए विशेष रूप से सच था, जो फेडरेशन के अंकुरों में से एक था। जैसे ही उसने वांग बाओले को देखा, उसके दिल में भावनाओं और विचारों की एक धार टूट पड़ी। भले ही उसने वांग बाओले के मामलों के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन अपनी आंखों से उसे कितना मजबूत देखकर उसे अभी भी अविश्वसनीय महसूस हुआ। वांग बाओले ने भी उसे देखा, लेकिन चुपचाप अपनी नज़रें हटा लीं। दूसरे पक्ष ने उसकी मौत की तलाश में भाग नहीं लिया था और अब उस पर हमला नहीं करना चाहता था। इसके अलावा वह संघ के अंकुरों में से एक था। इस साझा रिश्ते के साथ वांग बाओले ने उसे अनदेखा करना चुना, क्योंकि वह बिना किसी को रोके खाई की ओर चला गया। जैसे ही वह पास पहुंचा, खाई के भीतर से 2 लोगों की मजबूत आभा वांग बाओले की ओर फूट पड़ी। वांग बाओले ने एक नज़र डालने की भी जहमत नहीं उठाई और उसने मिस्टिक ट्रेस बीड्स को बाहर फेंक दिया। भागो! मोतियों के फटने से एक जोरदार धमाका हुआ। एक घना कोहरा पूरी खाई में भर गया और भले ही 2 लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक सतर्क थे, लेकिन उनके लिए प्रतिक्रिया करना और मिस्टिक ट्रेस फॉग का विरोध करना संभव नहीं था, जो इतनी अचानक दिखाई दिया था। पलक झपकते ही वे दूर चले गए। बेस में मौजूद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के साधक ज्यादातर वांग बाओले की जान लेने के लिए गए थे, इसलिए सिर्फ कुछ ही लोग पीछे रह गए और उनमें वे 2 लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के साधक भी शामिल थे। अब वांग बाओले ने जितने लोगों को मारा था, उनमें से सिर्फ एक ही जीवित बचा था, जो उसके जैसा ही एक फेडरेशन का अंकुर था। आसपास खड़े ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के साधकों ने वांग बाओले को अपनी आंखों से आते देखा था। उन्होंने उसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के साधकों को ऐसे मारते देखा जैसे वह मुर्गियों को मार रहा हो। डर ने उनके दिलों को पूरी तरह जकड़ लिया था और जब वे डर में डूबे हुए थे तो उन्होंने विरोध करने का विचार छोड़ दिया था। वे सभी स्पष्ट थे कि वांग बाओले जैसे दुर्जय व्यक्ति के सामने विरोध करना व्यर्थ होगा। इसके बजाय यह आने वाली और मुसीबतों की चिंगारी बन जाएगा।
वांग बाओले के लिए रास्ते में हुई सभी हत्याओं ने पहले ही उसके दिल में मौजूद दुश्मनी को खत्म करने में मदद की थी। जो कुछ भी रह गया था वह ये था कि उसने 5 जनरेशन स्काई कबीले से जोऊ फी को नहीं देखा था। जोऊ फी के प्रति वांग बाओले की नफरत कोर फॉर्मेशन की बूढ़ी महिला के बाद दूसरे नंबर पर थी। अब वह खाई के बाहर खड़ा था, अपने सिर को नीचे करके उसमें देख रहा था और अपने आसपास के लोगों को देख रहा था जो सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। जब उसने फेडरेशन के एकमात्र सीडलिंग कल्टीवेटर की ओर देखा तो उसकी आंखों में एक चमक दिखाई दी। वह कौन है? लिंग गुइजी, ये तुम्हारा नाम है न? गैलेक्टिक डस्क सेक्ट जो साजिश और लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहा है, उसे समझाओ और मुझे तुम्हारे और 5 जनरेशन स्काई कबीले के बीच के रिश्ते के बारे में भी बताओ। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सीधे सीधे बताओ। साथ ही मैं चाहता हूं कि तुम मुझे 5 जनरेशन स्काई कबीले के बेस का स्थान बताओ। वांग बाओले ने शब्दों को कम करने की जहमत नहीं उठाई, सीधे सीधे बता दिया कि वह क्या खोज रहा था। चारों ओर खड़े ट्रू ब्रीथ रियल कल्टीवेटर ने अपने सिर नीचे कर लिए। फेडरेशन के अंकुर उत्पादक ने जोर से हंसते हुए वांग बाओले को वह सब कुछ बताने में संकोच नहीं किया जो वह जानता था। आखिरकार बुद्धिमान वे ही थे जो जानते थे कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार कब कार्य करना है। गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय से संघ के अंकुर ने अपने संप्रदाय के रहस्यों को उजागर करने में जरा भी संकोच नहीं किया और ऐसा करने में बहुत विस्तृत भी था। उत्तर के आधार पर वांग बाओले ने अंततः गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय और 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के बीच के संबंध को समझा, साथ ही उनके लक्ष्य को भी। साथ ही उसने उन घटनाओं के अनुक्रम पर अधिक सटीक समझ हासिल करना शुरू कर दिया जिसके कारण मिस्टिक लूना दायरे में परिवर्तन हुए। वास्तव में चंद्रमा पर गहरे भूमिगत में एक बड़ा प्राचीन वृक्ष दबा हुआ था। अज्ञात समय पहले यह अस्तित्व में आया, भले ही कोई नहीं जानता था कि यह कैसे उत्पन्न हुआ। ऐसा लगता था कि यह उस दिन पहले से ही मौजूद था जिस दिन चंद्रमा का जन्म हुआ था। प्राचीन वृक्ष ने कई परीक्षणों का अनुभव किया था और समय बीतने के साथ साथ गुजरा था, चाहे वह अवधि हो जब आत्मा क्यूई ने क्षेत्र को नहीं भरा था या वह अवधि जब ये प्रतिकूल वातावरण में सभी बाधाओं के खिलाफ जीवित रहा। इसकी जड़ें चांद की जमीन में एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई थीं, जो चट्टानों और मिट्टी के साथ मिलकर एक हो गई थीं, जिससे लोगों के लिए इसकी मौजूदगी को महसूस करना मुश्किल हो गया था। इसके अस्तित्व के संकेत कई साल पहले ही दिखाई देने लगे थे, जिसके कारण कई कहानियां सामने आईं, जैसे कि चांद के अंदर ऑस्मेनथस का पेड़। हालांकि ये बड़ा प्राचीन पेड़ बहुत पहले ही मर चुका था। आखिरकार ये चांद पर बहुत लंबे समय तक मौजूद था और इसके जीवित रहने की एक सीमा थी। इसलिए जब यह मृत्यु के करीब पहुंच गया और महसूस किया कि इसका जीवन अब और नहीं चल सकता, तो इसने अपने बीजों को धरती की ओर फैला दिया ताकि वे धरती पर फिर से उग सकें। इस तरह ये किसी तरह का शाश्वत अस्तित्व हासिल करने में कामयाब रहा। शाश्वत अस्तित्व, जैसे ही वांग बाओले ने सुना, उसके दिमाग में विचार उठे। वास्तव में इस समय और युग में शाश्वत अस्तित्व के बारे में कई कहावतें थीं। समय में पीछे जाते हुए प्राचीन हरी कांस्य तलवार के आने से पहले किसी ने एक बार उल्लेख किया था कि आदिम मनुष्यों के प्रजनन का उद्देश्य उनके जीवन के अस्तित्व को लंबा करना था और कुछ हद तक शाश्वत अस्तित्व प्राप्त करना था। वांग बाओले के दिमाग में शाश्वत अस्तित्व का वाक्यांश कौंध गया। उसे शाश्वत अस्तित्व की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके लिए केवल एक ही चीज़ महत्वपूर्ण थी, वह थी सपने देखना। जब वांग बाओले चुप हो गए तो गैलेक्टिक डस्क सेक्ट से फेडरेशन के अंकुर ने चित्रण करना जारी रखा। विशाल वृक्ष जो लगभग पूरी तरह से चंद्रमा के साथ एकीकृत हो गया था, अपनी सीमा तक बढ़ता रहा। इसने अपने बीजों को पृथ्वी की ओर फैलाया, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि तब तक आत्मा क्यूई पृथ्वी पर मौजूद नहीं थी। बीजों के अंकुरण के लिए वातावरण भी प्रतिकूल था और परिणामस्वरूप बीज या तो सूख गए और मर गए या निष्क्रिय रहे। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो बीजों का वही परिणाम होगा जो चंद्रमा पर विशाल वृक्ष का हुआ था, और वह धीरे धीरे मरना था। ये तब तक था जब तक प्राचीन हरी कांस्य तलवार का आगमन नहीं हुआ। ये तब तक था जब तक कि टुकड़ों का गिरना नहीं हो गया। ये तब तक था जब तक कि आत्मा क्यूई का विस्फोट नहीं हो गया। मनुष्यों और क्रूर जानवरों पर आत्मा क्यूई का प्रभाव बहुत मजबूत था और पौधों और वनस्पतियों के लिए भी यही स्थिति थी। उनमें से जिन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा वे बीज थे जो कई साल पहले विशाल वृक्ष से बिखरे थे। आत्मा क्यूई के पोषण के तहत वे बीज कपटपूर्ण तरीके से विकसित हुए। एकीकरण और उन्मूलन की एक श्रृंखला के बाद 3 बीज उभरने और आज तक जीवित रहने में कामयाब रहे। उनमें से प्रत्येक के पास खेती का एक कोर गठन स्तर था और वे एक दूसरे के प्रति सतर्क और द्वेषपूर्ण थे। उनमें से 3 वांग बाओले की पुतलियां सिकुड़ गईं। उन्हें यकीन नहीं था कि हुआंग शान पर विशाल पेड़ वही था जो उन्होंने कूलम बेसिन में देखा था। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्होंने 3 में से 2 पेड़ों को अपनी आंखों से देखा होता। मैंने ये सब पूर्वजों के द्वार से बुजुर्गों से सुना। अपनी खेती पर निर्भर रहने के अलावा तीनों पेड़ों के लिए बढ़ने का एक और आसान तरीका एक दूसरे को निगलना होगा। इसलिए वे एक दूसरे के प्रति बेहद शत्रुतापूर्ण हैं।
यह अफसोस की बात है कि वे तीनों क्षमताओं के मामले में एक दूसरे के बराबर थे और एक दूसरे के प्रति बेहद सतर्क थे। नतीजतन किसी को निगलने का कोई मौका नहीं मिला। इस प्रकार साधना में सफलता प्राप्त करने और एक दूसरे को निगलने के लिए उन्होंने रहस्यमय चंद्र क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक मेजबान शरीर में आत्मसात होने का फैसला किया। उनका लक्ष्य अपने मूल वृक्ष को खोजना था। गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय से संघ के अंकुर ने अपनी आवाज़ कम कर दी क्योंकि वह चंद्रमा पर 3 पेड़ों के आगमन के पीछे महत्वपूर्ण कारण के बारे में बात कर रहा था। चंद्रमा की सतह के नीचे गहरा बड़ा मूल वृक्ष इतने लंबे समय से अस्तित्व में था कि यह बहुत लंबे समय से मृत्यु के कगार पर था। प्राचीन हरे कांस्य तलवार और आत्मा क्यूई के आगमन के बाद भी यह अपने जीवन को फिर से जीवंत करने में असमर्थ था। हालांकि मरने से पहले यह एक फल उगाने में कामयाब रहा। वह फल मूल वृक्ष की 3 संतानों का लक्ष्य था। फल को निगलने से उन्हें अपनी साधना में सफलता प्राप्त करने और नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने की अनुमति मिल जाएगी। हालांकि मूल वृक्ष को फल उगाने के लिए प्रेरित करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता थी। पोषक तत्वों का एक स्रोत मिस्टिक लूना दायरे के भीतर के साधक थे। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य स्रोत 3 विशाल वृक्षों से ही होगा। 3 विशाल वृक्षों में से प्रत्येक की मृत्यु के साथ मूल वृक्ष द्वारा फल की वृद्धि में तेजी आएगी। एक बार जब 2 विशाल वृक्ष मर जाते हैं तो मूल वृक्ष तुरंत फल देगा। वृक्षों ने अपने इस लक्ष्य को उन लोगों से नहीं छिपाया जिनके साथ वे सहयोग कर रहे थे। एक वृक्ष ने 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के साथ सहयोग किया, जबकि दूसरे ने गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के साथ सहयोग किया। प्रत्येक के एक समझौते पर पहुंचने के बाद दोनों गुटों ने उस उत्परिवर्ती वृक्ष का समर्थन और सहायता की जिसके साथ वे सहयोग कर रहे थे, और उन्होंने मिस्टिक लूना दायरे में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। वह वृक्ष जो 4 दाव महाविद्यालयों की भीड़ में घुल मिल गया था, वह तीसरा वृक्ष था। इसे 5 पीढ़ी के आकाश कबीले और गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के 2 सहयोगियों के सहयोग से मार दिया गया। इसके परिणामस्वरूप 3 में से 2 पेड़ बचे। उसी समय 5 पीढ़ी के आकाश कबीले और गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय ने प्रत्येक ने कई आधार स्थापित किए। ये पेड़ों और प्रत्येक कबीले के बीच सहयोग के हिस्से के रूप में मूल पेड़ की अंतहीन खोज का परिणाम था। यह विशेष आधार अभी भी खुदाई की प्रक्रिया में था। अभी ये कमोबेश निर्धारित किया जा सकता था कि जो रास्ता खोदा जा रहा था वह मुख्य तने की ओर नहीं जा रहा था। इसलिए ये जानते हुए बूढ़ी महिला और अन्य कोर फॉर्मेशन साधक इसकी रखवाली जारी रखने के लिए दूसरे आधार पर चले गए। अपने चित्रण के अंत में गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय से संघ के अंकुर ने फिर से धीरे से बोलने से पहले क्षण भर के लिए हिचकिचाहट की। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हमारे संप्रदाय का तीसरा आधार वह है जो वास्तव में मुख्य तने की ओर ले जाएगा। इसकी खुदाई लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि अभी भी लोग वहां क्यों रह रहे हैं और कर्मियों को शेष 2 ठिकानों पर क्यों भेजा जा रहा है। जैसे ही उसने अपना वाक्य समाप्त किया, उसने अपने संप्रदाय के अन्य 2 ठिकानों का स्थान, साथ ही 5 पीढ़ी के आकाश कबीले का स्थान, जो अन्य संप्रदायों द्वारा पाया गया था, वांग बाओले को दिया। इस बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा। मेरे पास बस इतना ही है भाई वांग। मैंने एक भी विवरण नहीं छिपाया। मैं और कुछ नहीं मांगता। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि आप पछताएंगे और मुझे मारने का फैसला करेंगे। हालांकि कृपया इन सच्ची सांस के शिष्यों को जीने का मौका दें। उन्होंने किसी भी तरह से आपको अपमानित नहीं किया। अंत में गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के शिष्य ने सच्ची सांस के दायरे के शिष्यों को दयनीय रूप से देखते हुए आह भरी, जो उसके चारों ओर चुप हो गए थे। ये स्पष्ट नहीं था कि उसके दिमाग में क्या विचार चल रहे थे, लेकिन सतह से ये देखा जा सकता था कि उसने अपने साथी शिष्यों की रक्षा के लिए अपने संप्रदाय को धोखा दिया था। अपने सामने फेडरेशन के अंकुर को देखते हुए वांग बाओले अपने इरादों के बारे में स्पष्ट था और उसकी पीठ में छुरा घोंपने की कोई योजना नहीं थी। आखिरकार फेडरेशन के अंकुर ने पूरी तरह से सहयोग किया था, और भले ही वांग बाओले जेड स्लिप की सामग्री की सच्चाई के बारे में अनिश्चित थे, लेकिन 5 जनरेशन स्काई कबीले के आधार का स्थान वह था जिसे वांग बाओले ने पहले देखा था। जानकारी की तुलना करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जानकारी अभी भी कुछ हद तक सटीक थी। उसने पीछे मुड़ने और जेड स्लिप पर चिन्हित दिशा में आगे बढ़ने से पहले अपना सिर हिलाया। ये देखकर कि वांग बाओले चले गए हैं, गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के सभी शिष्यों ने राहत की सांस ली। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे मृतकों में से जी उठे हैं, और उन्होंने सभी ने फेडरेशन के अंकुर को धन्यवाद दिया। उनके दिल कृतज्ञता से भर गए। वांग बाओले द्वारा चुने गए फेडरेशन के अंकुर लिंगबुइजी ने भी राहत की सांस ली। वांग बाओले को दूर से गायब होते देख वह भावनाओं के सैलाब से भर गया, क्योंकि उसे याद आया कि उसने फेडरेशन सिटी में क्या अनुभव किया था। ये व्यक्ति हमसे बिल्कुल अलग हो गया है। जैसे ही उसने खुद से कहा, उसने अपनी नज़र वापस खींच ली और अपना ध्यान उन शिष्यों की ओर मोड़ दिया जो उसे धन्यवाद दे रहे थे। उसे गर्व की अनुभूति हुई क्योंकि उसे लगा कि उसने मामले को अच्छी तरह से संभाला है। अभी वांग बाओले मिस्टिक लूना दायरे के अंधेरे पक्ष से आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में क्रूरता और भी बढ़ गई।
वह किसी भी जाल में फंसने से नहीं डरता था, क्योंकि वह हमेशा कुछ मिस्टिक ट्रेस बीड्स को इधर उधर फेंक सकता था। और अगर मिस्टिक ट्रेस बीड्स किसी काम के नहीं थे, मैं नाइट इमॉर्टल किंग को जगा दूंगा। वांग बाओले की आंखों में मारने की इच्छा चमक उठी जैसे ही उसने गति पकड़ी। चाहे वह गैलेक्टिक डस्क सेक्ट हो या 5 जनरेशन स्काई कबीला, वांग बाओले ने हमेशा तटस्थता का रुख अपनाया था। अगर वे उसे अपमानित नहीं करते तो वह उनके खिलाफ कदम नहीं उठाता। हालांकि जब से वह मिस्टिक लूना दायरे में आया था, तब से उसे 2 शक्तियों के साथ कई प्रतिकूल मुठभेड़ें झेलनी पड़ी थीं। उसने पहले ही गैलेक्टिक डस्क सेक्ट पर ब्याज सहित अपना बदला ले लिया था। उसने उन सभी को मिटा दिया था जिन्होंने उसका शिकार किया था। वह कोर फॉर्मेशन दायरे की बूढ़ी औरत को मारने में असमर्थ था। हालांकि वह मिस्टिक लूना दायरे में रहते हुए भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। उसे रोकने में असहाय होते हुए उसे खुद को मारते हुए देखने का एहसास उसे और भी पागल कर देगा। मुझे एक और व्यक्ति को मारना है जो गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय से है, और वह है चेन हुई। वांग बाओले की आंखों में एक बर्फीली चमक उठी। उसने बूढ़ी महिला के शिष्य का नाम जान लिया था और दोनों के बीच संबंध स्थापित कर लिया था। जो फी एक और है। चेन हुई उस समय कहीं नहीं दिख रही थी। इस प्रकार वांग बाओले की नज़र जो फी पर थी। इसके अलावा उसने अपनी सूची में से अधिकांश लोगों को खत्म कर दिया था जो गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय से थे, लेकिन अभी तक 5 पीढ़ी के आकाश कबीले से किसी को भी नहीं छुआ था। हमें लोगों के साथ व्यवहार करने और सभी मामलों को प्रबंधित करने में निष्पक्ष होना चाहिए। वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के अड्डे की ओर तेजी से बढ़ा, जैसे कोई उल्का आ रहा हो। चंद्रमा के अंधेरे पक्ष के जंगलों में छिपे हुए चंद्र आत्माएं और नेत्रभूत जहां भी उसे देखते सिर झुकाकर प्रणाम करते। बिना किसी बाधा के वांग बाओले ने चौंका देने वाली गति से 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के अड्डे की ओर कदम बढ़ाया। वह 2 घंटे तक दौड़ता रहा। अचानक आकाश में ध्वनि अवरोध के टूटने की गगनभेदी गड़गड़ाहट गूंज उठी। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की साधना का एक विस्फोट हुआ और एक बूढ़ी औरत की चीखती हुई आवाज हवा में गूंज उठी। वांग। उसके शब्द पूरे होने से पहले वांग बाओले ने बिना सिर घुमाए मुट्ठी भर मिस्टिक ट्रेस बीड्स फेंके। वे तुरंत उसके चारों ओर फट गए। धुंध लहरों में बाहर की ओर लुढ़क गई और सब कुछ तेजी से ढक गया, जिसमें वह बूढ़ी औरत भी शामिल थी जो आखिरकार वांग बाओले को पकड़ चुकी थी। मन, ये लानत है, लानत है। बूढ़ी औरत भड़क उठी। उसके बाल ढीले होकर उसके कंधों पर बिखर गए। वह बहुत सतर्क थी और उसने खुद को नियंत्रित किया था। अपनी साधना के विस्फोट के बावजूद उसने शारीरिक हमला करने के बजाय अपनी दूरी बनाए रखी, इसके बजाय अपने अनमोल खजाने पर भरोसा किया। हालांकि रहस्यमय ट्रेस बीड्स बहुत शक्तिशाली थे। जो भी इसके संपर्क में आता, चाहे वह कोई अनमोल खजाना हो या कोई साधक, तुरंत दूर चला जाता। वांग बाओले ने भी उनमें से एक बड़ा मुट्ठी भर फेंका था। धुंध ने तुरंत क्षेत्र को घेर लिया। उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था और वह केवल धुंध में ढकी जा सकती थी और दूसरी बार जबरन दूर ले जाई जा सकती थी। वांग बाओले, मैं तुम्हें मारने जा रही हूँ। बूढ़ी औरत कहीं और फिर से प्रकट हुई, चांद के दृश्यमान पक्ष पर। उसके चेहरे पर एक बदसूरत अभिव्यक्ति में उसकी विशेषताएं मुड़ गई थीं और उसकी आंखों की नसों में खून बह रहा था। हताशा और शक्तिहीनता की भावनाओं ने उसे पागल कर दिया। उसने जमीन पर जोर से रौंद दिया। धरती का राह उठी जब वह पूरी गति से आगे बढ़ी और लाल आंखों से एक बार फिर चांद के अंधेरे हिस्से की ओर बढ़ी। वांग बाओले ने बस अपना सिर घुमाया और उस जगह को ठंडेपन से देखा जहां बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह फिर से मुड़ा और 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के अड्डे की ओर अपना दृष्टिकोण जारी रखा। धीमा होने के बजाय उसकी गति बढ़ गई। दूर से वह एक लंबे इंद्रधनुषी तीर की तरह था जो जमीन के पास से उड़ रहा था और जंगल के बीच से आगे की ओर भाग रहा था, जब तक कि वह उस जगह पर नहीं पहुंच गया जहां वह पहले आया था। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले का अड्डा। आधार के अंदर का गड्ढा अपने पिछले आकार से कई गुना बड़ा हो गया था। विशाल पेड़ और पुराने कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक कहीं नहीं दिख रहे थे, लेकिन 100 से ज्यादा 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के साधक गड्ढे के चारों ओर बैठे थे। वे गड्ढे के चारों ओर क्रॉस लेग बैठे थे, जैसे कि उस क्षेत्र की रक्षा और स्थिरता कर रहे हों। 100 से ज्यादा साधकों में से ज्यादातर सच्चे श्वास क्षेत्र में थे, जिनमें 30 से ज्यादा फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक थे। जो फी उनमें से एक था। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के अंतिम चरण में 7 साधक भी थे। उनमें से हर कोई गड्ढे के चारों ओर पैर मोड़कर बैठा था और अपने आसपास के माहौल का सतर्कता से निरीक्षण कर रहा था। समय समय पर बड़े गड्ढे से तेज गड़गड़ाहट की आवाजें आती थीं, जिस पर वे नजर रख रहे थे। विशाल गड्ढे के भीतर किसी तरह का भव्य समारोह हो रहा था। वांग बाओले दूर से छोड़े गए एक भेदी तीर की तरह आया, जो साधकों की सतर्क आंखों के सामने से गुजर गया। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधकों ने तुरंत उसके आगमन को महसूस किया। उन्होंने अपने सिर घुमाए और देखा कि वांग बाओले जंगल से एक तीव्र जानलेवा हवा के साथ बाहर निकल रहा है। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के साधकों की प्रतिक्रियाएं तुरंत थीं।
फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के कई साधकों ने पहले तो वांग बाओले को पहचाना ही नहीं। हालांकि ये 5 पीढ़ी के आकाश कबीले से संबंधित एक महत्वपूर्ण आधार था। अधिकांश साधकों ने संकोच नहीं किया और वांग बाओले के प्रकट होते ही हमला कर दिया। तुम्हारी इच्छा मृत्यु की है। एक अंतिम चरण का फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक, साथ ही 3 अन्य मध्य चरण के फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक वांग बाओले के सबसे निकट थे। बिना किसी हिचकिचाहट के वे खड़े हो गए और उसकी ओर दौड़ पड़े। मेरा झगड़ा झो फी से है। कोई और जो मेरे रास्ते में खड़ा होगा मर जाएगा। वांग बाओले की आंखों में हत्या की मंशा जल रही थी। उसकी गति धीमी नहीं हुई। अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ धार्मिक आयुध कृपाण प्रकट हुआ। उसने इसे कसकर पकड़ लिया और खतरनाक गति से इसे 4 निकटवर्ती साधकों की ओर भेजा। एक काला बवंडर बाहर की ओर फटा और मगरमच्छ प्रकट हुआ। कृपाण की शक्ति विस्मयकारी थी। इसकी व्यापक धार हवा में गर्जना कर रही थी और 4 फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधकों को भयभीत कर रही थी जो उसे रोकने के लिए आगे बढ़े थे। अंतिम चरण के फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक की सांस क्षण भर के लिए रुक गई। तेजी से हाथ की मुहरों के निर्माण के साथ उसने कई अलौकिक खजाने और साथ ही तावीज़ों को बुलाया जो एक रक्षात्मक अवरोध का निर्माण करते थे। शेष 3 मध्य चरण फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधकों ने जल्दबाजी में उसका अनुसरण किया। हालांकि ये स्पष्ट था कि वे वांग बाओले के हमले का सामना नहीं कर सकते थे और साथ ही फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के अंतिम चरण के साधक भी। हवा में एक गगनभेदी गड़गड़ाहट गूंज उठी। दर्द भरी चीखें गूंज उठीं। आने वाले ब्लेड की चमक के सामने 3 मध्य चरण फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधकों की सुरक्षा बेकार थी। वे तुरंत बिखर गए और बिखर गए। तभी किसान कांप उठे और उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए तथा उनके मुंह से भय की चीखें निकलने लगीं। किसी का सिर हवा में उड़ गया, दूसरे का आधा शरीर उड़ गया, तीसरा, जो सबसे पहले आगे बढ़ा था, खून की धुंध में बिखर गया। अंतिम चरण का फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक ही बचा था। उसने अपनी रक्षा के लिए और आने वाली तलवार की चमक का मुकाबला करने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया था। हमले से बचाव करने के बाद उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया था और उसकी आंखें सदमे से लाल हो गई थीं, लेकिन उसके अंदर अभी भी ऊर्जा का एक विस्फोट बचा हुआ था। वह पीछे नहीं हटा और इसके बजाय अचानक तेजी से आगे बढ़ा और वांग बाओले के ठीक सामने आ गया। उसने हमला करने की तैयारी की। भागो। अगर समय की अनुमति होती तो वांग बाओले को अंतिम चरण के फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक से लड़ने में कोई आपत्ति नहीं होती। वास्तव में वह अपनी सीमाओं का परीक्षण करना चाहता था। हालांकि उसके पास उस समय इसके लिए समय नहीं था। अपने बाएं हाथ की एक लहर के साथ उसने एक मिस्टिक ट्रेस बीट फेंका। मनका फट गया और धुंध लहरों में बाहर की ओर लुढ़क गई। अंतिम चरण के फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक, जो वांग बाओले के सामने दौड़ा था और हमला करने वाला था, अचानक जम गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, वह धुंध से घिर गया और तुरंत दूर चला गया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। ये सब पलक झपकते ही हो गया, इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता। वांग बाओले अचानक प्रकट हुआ। 4 लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की और फिर तुरंत उनमें से एक गायब हो गया जबकि अन्य 3 मर गए। हर कोई तुरंत उस दृश्य से हैरान रह गया जो उनके सामने सामने आया था। वे अविश्वसनीयता और अविश्वास की भावना से अभिभूत थे। उनके भीतर असंख्य भावनाएं उमड़ पड़ीं। यह विशेष रूप से ऐसा था झो फी के लिए। वांग बाओले। झो फी ने अपनी आंखें चौड़ी कीं। उसकी सांस रुक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे कबीले द्वारा आधार की रक्षा करने के लिए बुलाया गया था। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए उनके जेड स्लिप जब्त कर लिए गए और उन्हें किसी भी बाहरी संचार से मना किया गया। उसे पता नहीं था कि वांग बाओले बच गया था और वापस आ गया था। वांग बाओले की अचानक उपस्थिति और उसकी खतरनाक शक्ति के प्रदर्शन को देखकर झो फेई सदमे और आतंक से बेकाबू हो गया। जब सभी लोग स्तब्ध खड़े थे और झो फेई ने सदमे से एक गहरी सांस ली, तो वांग बाओले की ठंडी निगाहें झो फेई पर टिक गईं जो भीड़ के बीच खड़ा था। झो फेई। वांग बाओले के होंठ एक भयंकर मुस्कान में बदल गए। उस पल उसकी आंखें केवल झो फेई पर थीं। वांग बाओले यहाँ केवल उसे मारने के उद्देश्य से आया था, इसलिए उसने झो फेई पर जानलेवा हमला किया। झो फेई का सिर घूम गया और वह जल्दी से पीछे हट गया, चिल्लाया, ये वह आदमी है जिसके बारे में बड़े ने बात की थी, जिसे हमें चुप कराना चाहिए। सब लोग, इसे मार डालो। उसके पास एक धार्मिक हथियार है। यह 8वीं श्रेणी का धार्मिक आयुध है। जैसे ही झो फेई के होठों से ये शब्द निकले, 30 से ज्यादा लोग बाहर निकल आए और वांग बाओले की ओर दौड़ पड़े। झो फेई ने जब ये दृश्य देखा तो उसके चेहरे से भय गायब हो गया और उसकी आंखों में बर्बरता झलकने लगी। वांग बाओले, तुम सिर्फ हमें एक उपहार देने के लिए इतनी दूर आए हो। ठीक है, चूंकि तुम अपनी मौत चाहते हो, तो देखते हैं कि मेरी सीमाएं वास्तव में क्या हैं। 30 से ज्यादा लोगों ने वांग बाओले पर हमला किया। उनमें से कई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के साधक थे जबकि कुछ ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के साधक थे। वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया।
ज्ञान प्राप्त, स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगे। आसमान बदल गया। विशाल विशाल ब्रह्मांड के गहरे छोर से एक चरम भयानक उपस्थिति पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करके उन पर उतर आई थी। इसकी उपस्थिति ने धरती पर भारीपन ला दिया, आसमान में गड़गड़ाहट हुई और अचानक विस्फोट हो गया। वान बावले की ओर बढ़ रहे साधकों का झुंड हिंसक रूप से कांप उठा और उनके चेहरों पर भय की लहर दौड़ गई। जब वे खड़े थे, जमे हुए और अपने मूल में हिल गए, तो धार्मिक आयुध से एक चमकदार प्रकाश की चमक फूट पड़ी और उस स्थान पर पहुंच गई जहां वान बावले खड़े थे। यह आक्रामकता और हिंसा से भरे एक काले मगरमच्छ में बदल गया जो सीधे भीड़ पर टूट पड़ा। उसका हाथ उठा, ब्लेड गिरा और सिर कट गए। वे सभी मारे गए। जहां भी ब्लेड की रोशनी गुजरी, मौत उसके पीछे पीछे चली। काले मुखौटे में लिटिल मिस्सी ने जो कहा था, उसके अनुसार शास्त्र की शक्ति केवल दूसरों को डराने के लिए थी, लेकिन वान बावले शास्त्र के नए उपयोग कर रहा था। वह एक ऐसी जबरदस्त उपस्थिति बनाने के लिए विस्मयकारी शक्ति के अचानक उछाल का उपयोग कर रहा था जो दूसरों में भय और विस्मय पैदा करेगी और उनकी आभा को अस्थिर करेगी। परिणामस्वरूप उसका दृष्टिकोण मृत्यु के अवतरण जैसा था। उसके जाने पर उसने दर्द की चीखें, मिस्टिक ट्रेस बीड्स के विस्फोट और हवा में गूंजते विस्फोटों की कभी न खत्म होने वाली आवाजें छोड़ दीं। वान बावले और साधकों का दूसरा समूह अचानक विस्फोट के साथ अलग हो गया। जमीन एक दर्जन लाशों से अटी पड़ी थी। बाकी लोग भी घायल हो गए थे। 3 लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र साधक मिस्टिक ट्रेस फॉग में गायब हो गए थे और शेष साधक जल्दी से पीछे हट गए। जब उन्होंने वान बावले को देखा तो उनकी आंखों में भय था। वान बावले हल्के से हौंफ रहा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने दूसरे समूह से सीधे युद्ध में उलझने के बाद अपनी युद्ध क्षमताओं का मोटे तौर पर आकलन किया था। उसने मिस्टिक ट्रेस बीड्स को निर्णायक रूप से फेंका और अंतिम चरण के फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधकों के तीसरे समूह को दूर भेज दिया, जबकि मुट्ठी भर साधकों को मार डाला। मैं अंतिम चरण के फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधकों के खिलाफ खुद को बचा सकता हूं। वान बावले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने उन साधकों को अनदेखा कर दिया जो अपनी बुद्धि से डर गए थे और जल्दी से उससे दूर जा रहे थे। इसके बजाय वह कुछ दूरी पर खड़े हैरान जोहफी की ओर मुड़ा। उसका चेहरा एक चौड़ी मुस्कान में बदल गया। जोहफी, काफी समय हो गया है, वान बावले ने जोहफी की ओर टहलते हुए कहा। जोहफी का चेहरा पीला पड़ गया था। वह जल्दी से पीछे हट गया, घबराहट में चिल्लाया, सब लोग चलो एक साथ हमला करते हैं। एक बार जब वह गड्ढे में घुस जाएगा तो वह हमारे कबीले की योजनाओं को बर्बाद कर देगा। हम सभी को इसके परिणाम भुगतने होंगे। जब सभी ने उसकी बातें सुनी तो वे झिझकने लगे। जब से वान बावले प्रकट हुआ था, उसने अपनी युद्ध क्षमता और अपनी क्रूरता की सीमा जो उसने थोड़े समय में प्रदर्शित की थी, उसे देखकर वे स्तब्ध रह गए थे। उसने प्रारंभिक और मध्य चरण के फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधकों को आसानी से मार डाला था। यहां तक कि जब उन्होंने एक समूह में हमला किया था तब भी परिणाम अपरिवर्तित रहा था। केवल देर से चरण के फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक ही उसके लिए खतरा बन सकते थे। हालांकि उसके पास उन्हें दूर भेजने की विचित्र क्षमता थी। ऐसे साधनों से वान बावले पूरे मिस्टिक लूना क्षेत्र में अजेय हो गया था। जबकि जोहफी के चिल्लाने के बाद अन्य लोग अनिर्णय की स्थिति में रहे, वान बावले तुरंत चले गए। अचानक तेजी के साथ उन्होंने अपनी एक धुंधली छवि वहीं छोड़ दी जहां वे खड़े थे। जोहफी की खोपड़ी सुन्न हो गई और वह डर के मारे देखता रहा, क्योंकि अगले ही पल वान बावले उसके सामने आ गया। वान बावले, रुको, मेरी बात सुनो। मैं जोहफी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह विनती करने लगा। वान बावले ने उसकी विनती को नजरअंदाज कर दिया और अचानक अपना दाहिना हाथ हिलाया। कृपाण हिंसक चमक के साथ चमक उठी। जोहफी के होठों से दर्द और डर की चीखें निकल गईं। उसका दाहिना हाथ कट गया और जैसे ही वह उसके शरीर से अलग हुआ, वह फट गया। जोहफी के चेहरे से सारा खून बह गया, क्योंकि वह अपने खून से लथपथ क्षत विक्षत शरीर के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। निराशा और लाचारी उसकी आंखों में भर गई और उसके अंदर एक घृणित प्रतिशोध उबल पड़ा और फूट पड़ा। फिर भी ये वान बावले के सामने बिखर गया। जैसे ही उसने एक कदम पीछे लिया, वान बावले की आंखों में हिंसा चमक उठी। वान बावले की बर्फीली आवाज जोहफी के कानों के पास से गुजरी। एक हाथ, वह कीमत है जो तुम मुझे लगातार शिकार करने के लिए चुकाते हो। एक और हाथ, मुझे शिकार करने के लिए गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय में शामिल होने के लिए तुम्हारी दृढ़ता के लिए तुम्हें पुरस्कृत करने के लिए। जैसे ही वान बावले ने ये शब्द कहे, जोहफी से एक और चीख निकली। उसका दूसरा हाथ वान बावले की कृपाण से कट गया था। ये तुरंत फट गया। अभी अंत नहीं हुआ है, अगला तुम्हारा पैर है। ये धार्मिक आयुध की लालसा के लिए है। वान बावले ने जोहफी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए लापरवाही से कहा। उसका हाथ उठा, ब्लेड गिरा और उसने जोहफी का दाहिना पैर काट दिया। हवा में खून की गंध भारी थी। एक जोरदार धमाके के साथ जोहफी जमीन पर गिर गया। दोनों हाथ और एक पैर खो जाने के कारण उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था।
उसके बाल उसके चारों ओर बिखरे हुए थे, वह कांप रहा था और चीख रहा था, और उसकी आंखों में भय और घोर निराशा थी। उनके आसपास के साधक ये दृश्य देखकर अवाक रह गए। लगभग सभी सच्चे श्वास क्षेत्र के साधक तुरंत पीछे हट गए। उनकी नज़र में वांग बाओले एक राक्षस की तरह था। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक भी सदमे में पीछे हट गए। उनमें से 7 से 8 ऐसे थे जिनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने वांग बाओले को नहीं रोका। फिर तुम्हारा दूसरा पैर, क्योंकि वांग बाओले ने जोऊ फेई को घूर कर देखा। अचानक शब्दों के अभाव में उसने बस आखिरी अंक काट दिया। क्योंकि मैं तुम्हारी हिम्मत से नफरत करता हूँ, वांग बाओले ने कहा। जोऊ फेई ने अपनी आंखें चौड़ी की और देखा कि आखिरी ब्लेड उसके सिर पर गिरा और उसे चीरकर साफ कर गया। वह तुरंत मर गया। जोऊ फेई की मृत्यु पर 7 से 8 फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक, जिनकी आंखें पहले चमक उठी थीं, ने अचानक हाथ की मुहरें बनाईं और उसकी लाश की ओर इशारा किया। जोऊ फेई की लाश तुरंत सूख गई। उसके मृत शरीर से एक धुंधली छाया उठी जो अस्पष्ट और धुंधली थी, और उसने वांग बाओले के धार्मिक आयुध को अपने चारों ओर लपेट लिया। वह चुपचाप चीखने लगी। ध्वनिहीन चीख ने एक तरह का हमला किया जो वांग बाओले के दिमाग पर वार कर गया। 7-8 साधकों की आंखों में हत्या की भावना उभर आई और वे अचानक वांग बाओले पर टूट पड़े। मर जाओ। एक गगनभेदी गड़गड़ाहट के बीच मंत्रों और असंख्य अनमोल खजानों की लहरें वांग बाओले के चारों ओर फूट पड़ीं। उन्होंने एक धूल का तूफान पैदा कर दिया जिसने उसे घेर लिया। धूल के बादलों के भीतर से जल्द ही सदमे की सांसें गूंजने लगीं। 7-8 साधक जल्दी से पीछे हट गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक कृपाण की चमक एक विस्तृत चाप में गुजर गई। साधकों के सिर हवा में ही काट दिए गए। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। उनके आसपास कोई भी प्रतिक्रिया कर पाता उससे पहले ही यह खत्म हो गया। धूल के बादल छट गए और एक विशाल आकृति दिखाई दी जो 10 मीटर ऊंची थी। करीब से देखने पर पता चला कि यह कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक दर्जन कठपुतलियां थीं जो एक दूसरे से लिपटी हुई थीं और एक ढाल बना रही थीं। कठपुतलियां बिखरने लगीं, वे टुकड़ों में बिखर गईं और एक दर्जन सुरक्षात्मक पर्दों के भीतर दिखाई देने लगीं। पर्दों के पीछे वांग बाओले छिपा हुआ था। उसे एक भी चोट नहीं लगी थी। ये दृश्य देखकर सभी की पुतलियां सिकुड़ गईं। उन्हें जो सदमा लग रहा था वह और भी बढ़ गया और वांग बाओले पर हमला करने की मंशा रखने वालों ने तुरंत इस तरह के विचारों को एक तरफ रख दिया। वांग बाओले बहुत शक्तिशाली था। रहस्यमयी चंद्र क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति के सामने असहाय महसूस करना आसान था। वांग बाओले ने पलटकर दूसरे साधकों को ठंडे दिमाग से देखा। उनमें अभी भी फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के अंतिम चरण के साधक थे। वे बहुत गंभीर दिख रहे थे। वे पीछे नहीं हटे और इसके बजाय वांग बाओले की ओर दौड़ पड़े। उनके इरादे साफ थे। वे हमला नहीं करना चाहते थे। वे केवल टेलीपोर्ट होना चाहते थे। वे मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि वांग बाओले विशाल गड्ढे की जांच करेंगे और जवाबदेही बहुत बड़ी थी। अगर कुछ हुआ तो उनका परिवार उन्हें जिम्मेदार ठहराएगा। अगर उन्हें वांग बाओले द्वारा दूर ले जाया गया तो उनके कंधों पर जवाबदेही काफ़ी कम हो जाएगी। वांग बाओले ने तुरंत ही इन कुछ अंतिम चरण के फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधकों द्वारा किए गए चुनाव को समझ लिया। उनके इरादे बहुत स्पष्ट थे। वे उसके लिए परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। बदले में उसे भी वही शिष्टाचार दिखाना चाहिए। आखिरकार उन्हें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं थी। मेरे लिए भी काम करता है। अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ वांग बाओले ने मुट्ठी भर मिस्टिक ट्रेस बीड्स फेंके। मोती हवा में फट गए और धुंध में बदल गए। अंतिम चरण के फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए, फिर धुंध की ओर दौड़ पड़े। कुछ मध्य चरण के फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक भी तब अपने होश में आए और जल्दी से बाहर निकल गए। वे धुंध में घुसने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे वे धुंध के छंटने पर अचंभित होकर देख रहे थे। उन्होंने वांग बाओले को देखा, फिर दूसरों को। हर कोई बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत पीछे हट गया, क्षेत्र से निकल गया और हवाओं में बिखर गया। जल्द ही पूरा बेस वांग बाओले और लाशों से अटा पड़ा रह गया। कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं बचा। पिछले 2 दिनों में मैंने जितने लोगों को मारा है वह पिछले 20 सालों में मारे गए लोगों से कहीं ज्यादा है। वांग बाओले की आंखें बंद हो गईं। वह काफी देर तक चुप रहा। उसे लगा कि उसके अंदर की खून की प्यास धीरे धीरे शांत हो रही है। उसने अपनी आंखें खोली और अपने सामने विशाल गड्ढे को देखा। बदला लिया जाना चाहिए। वह चीज़ जिसे 2 शक्तियां और विशाल पेड़ अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो मैं इसे छीन लूंगा। अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई और इसे नहीं ले सकता। मैं इसे खुद ही नष्ट कर दूंगा। वांग बाओले की आंखें चमक उठीं। वह गड्ढे की ओर बढ़ा और अंदर घुस गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसकी ओर गर्मी की एक लहर दौड़ पड़ी। गड्ढे के अंदर से एक रक्त लाल चमक निकल रही थी। अंदर कुछ पक रहा था। यह एहसास वैसा ही था जैसा उसने तब महसूस किया था जब उसने पहली बार उस दरार को खोजा था जहां छोटा तिपाई वाला कड़ाही था। उसके चारों ओर चट्टानों से जुड़े पेड़ों के निशान थे। वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं।
वह जानता था कि अंदर उसे जो साधक मिलेंगे वे संभवतः कोर फॉर्मेशन दायरे के साधक होंगे। अपनी हथेली को घुमाते हुए उसने मुट्ठी भर मिस्टिक ट्रेस बीड निकाली और अंदर भागा। 5 पीढ़ी के स्काई कबीले का कोर फॉर्मेशन दायरे का बूढ़ा बदमाश एक बहुत ही बदमाश था। ये स्पष्ट था कि वह मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं गड्ढे की जांच करने जा रहा हूं और देखूंगा कि इस बार वह मुझे कैसे चुप कराता है। गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय भी बहुत प्रयास कर रहा है। ये पूरी बात केवल विशाल पेड़ के साथ एक साधारण गठबंधन नहीं है। यह इतना आसान नहीं है कि उनमें से प्रत्येक को इस गठबंधन से लाभ उठाना है। उन दोनों के पास अपने अपने रहस्य होने चाहिए और वे एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वे दोनों ही सोचते होंगे कि अंत में वे ही बचे रहेंगे। अगर ऐसा है तो चूंकि गैलेक्टिक डस्क सेक्ट की बूढ़ी चुड़ैल ने मेरी दाव नींव चुराने की हिम्मत की है, इसलिए मैं उनका ये कीमती फल चुराने जा रहा हूं। वान बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अपना मन बना लेने के बाद वह गड्ढे में और आगे बढ़ने लगा। विशाल गड्ढा बहुत नीचे चला गया। वान बाओले जल्द ही उस गहराई तक पहुंच गया जहां वह पिछली दरार में पहुंचा था, जहां उसने छोटा तिपाई का बर्तन और उजागर पेड़ की शाखा देखी थी। हालांकि पिछली दरार के विपरीत ऐसा लग रहा था कि वह गड्ढे के केवल एक छोटे से हिस्से से होकर ही गुजरा था। उसके नीचे लाल चमक पहले की तुलना में अधिक राक्षसी लग रही थी जब उसने इसे सतह के करीब पहली बार देखा था। वान बाओले लाल चमक का आकलन करके गड्ढे की गहराई के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालने में सक्षम था। वह वहां नहीं रुका, वह और भी गहराई में चला गया और लाल चमक के पास पहुंच गया। जैसे जैसे वह करीब आता गया, नीचे से लगातार और धीमी गड़गड़ाहट की आवाज़ें आने लगीं। जैसे जैसे वह नीचे की ओर बढ़ता गया, यह आवाज़ और तेज़ होती गई। ये किसी ऐसे व्यक्ति की गड़गड़ाहट जैसी नहीं थी जो जागते समय आती है। ये गहरी नींद में खर्राटों की आवाज़ जैसी थी। वान बाओले को अचानक ये बात समझ में आ गई। वह अपने कदमों को रोककर सोचने लगा। खर्राटे। अपने विचारों के बीच वान बाओले जल्द ही गड्ढे के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। यह शायद सबसे निचला स्तर था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि यह गड्ढे का अंत था। लाल चमक और खर्राटे दोनों ही एक दूसरी सुरंग से आ रहे थे जो सबसे निचले स्तर पर जाती थी। पूरा गड्ढा समकोण त्रिभुज के आकार का था। सुरंग में जाने से पहले वान बाओले ने आसपास का निरीक्षण किया। वह बहुत लंबी सुरंग में तेजी से नीचे उतरा। मिट्टी की दीवारों के बीच से पेड़ की हल्की सी नसें निकलती दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग को खुद ही खोदकर किसी पेड़ की टहनी के भीतर टिका दिया गया हो। लाल चमक तेज होती गई और खर्राटे तेज होते गए। वान बाओले के कान के पास खर्राटे की आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। वान बाओले के चेहरे पर अजीब भाव पल पल और भी अजीब होता जा रहा था। उसकी गणना के आधार पर रास्ता चंद्रमा के अंधेरे पक्ष के प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर जाता हुआ लग रहा था। वह स्थान जहां उसे अपना ग्रीन लोड्स फाउंडेशन प्रतिष्ठान मिला था, ये हरे कमल वाली गुफा के नीचे कहीं होना चाहिए। खर्राटे आगे से आते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में यह नीचे से भी आ रहे हैं। वान बाओले को कुछ समझ में आ गया था। उसके दिमाग में छवियां बनने लगीं, 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के सदस्यों की छवियां जो एक लंबी सुरंग खोद रहे थे जो गुफा के नीचे किसी जगह पर जाती थी जहां हरा कमल विश्राम करता था। एक सुरंग जो ले जाती थी जहां रात के अमर राजा सो रहे थे। वान बाओले की आंखों में रोशनी की एक झिलमिलाहट थी। वान बाओले ने अपनी गति धीमी कर दी। उसने अपनी आभा को दबा दिया और मच्छरों को छोड़ दिया। उसने उन्हें आगे बढ़ने दिया जबकि वह कुछ दूरी पर पीछे चल रहा था। यह शायद खर्राटों की आवाज़ बढ़ने या लाल चमक के तेज होने के कारण था, लेकिन धीरे धीरे एक मजबूत, लगभग प्रबल आत्मा ऊर्जा हवा में कंपन करने लगी। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले को शायद अपने आधार पर होने वाली किसी भी स्थिति को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता पर भरोसा था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी सुरक्षा में ढील दे दी थी। यही कारण था कि वान बाओले की घुसपैठ ने सुरंग के सबसे गहरे छोर पर एकत्रित लोगों के समूह का कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया था। जब वान बाओले अभी भी सुरंग के अंत से कुछ दूरी पर था, तब तक उसके मच्छर पहले ही अंत तक उड़ चुके थे। अपनी दृष्टि की सहायता से वह सुरंग के अंत में 100 गज तक फैली एक गुफा देख सकता था। गुफा के बीच में एक सिकुड़ी हुई पेड़ की शाखा थी। ये 30 मीटर चौड़ी थी और स्पष्ट रूप से प्राचीन पेड़ का एक छोटा सा हिस्सा थी। 3 मीटर चौड़ा एक विशाल फल शाखा से लटका हुआ था। यह एक साधारण किसान को बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन प्राचीन पेड़ के वास्तविक आकार की तुलना में यह एक छोटी सी चीज थी जो तिल के बीज से भी छोटी थी। फल पूरी तरह से सूख गया था, लेकिन उसमें से मीठी खुशबू की लहरें निकल रही थीं। फल से एक रक्त लाल चमक निकल रही थी। प्रकाश लगातार स्पंदित हो रहा था, लेकिन ये चमकदार नहीं था। पहली नज़र में वान बाओले को अचानक यह एहसास हुआ कि वह लाल रोशनी जो उसने पूरे समय गड्ढे में चलते हुए देखी थी, वह फल से आई थी। क्या वह फल है? इसकी रोशनी इतनी तेज नहीं लगती। कौन जानता था कि इसमें ऐसे अजीब गुण होंगे? जैसा कि वान बाओले ने आश्चर्य से देखा, उसने फल के चारों ओर 8 आकृतियां खड़ी देखीं।
वे 4 समूहों में विभाजित थे और एक दूसरे के खिलाफ तनावपूर्ण मुठभेड़ में लग रहे थे। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि किसी भी क्षण तलवारें चल सकती थीं। उनमें से एक 5 पीढ़ी के आकाश कबीले से कोर फॉर्मेशन क्षेत्र का बुजुर्ग था, जिसके साथ उस दिन वांग बाओले की मुलाकात हुई थी। उसके बगल में 2 अन्य लोग खड़े थे, दोनों मध्यम आयु वर्ग के। एक स्पष्ट रूप से कोर फॉर्मेशन क्षेत्र का साधक था। उसने अपनी साधना को छिपाया नहीं था और ये लहरों की तरह उस पर बरस रही थी। उनके सामने गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के 3 बुजुर्ग खड़े थे। शायद उन्हें बुजुर्ग कहना अनुचित होगा। उनके चेहरे पर बहुत झुर्रियां थीं, लेकिन उनके बाल काले थे। उनका रूप एक विशेष प्रकार की रहस्यमय तकनीक का अभ्यास करने का परिणाम लग रहा था। उनकी आंखें ठंडी और भावना से रहित थीं। उनकी आंखों में एक भूतिया रोशनी विलो द विस्प की तरह चमक रही थी। वे अन्य 2 समूहों को, जो 5 पीढ़ी के आकाश कबीले से नहीं थे, शत्रुता से घूर रहे थे। शेष 2 समूहों को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक आदमी और एक पेड़। जिसे आदमी कहा जा सकता था, वह वास्तव में एक उत्परिवर्तित विशाल पेड़ था जिसने खुद को एक कल्टीवेटर होस्ट के शरीर में प्रत्यारोपित किया था। उसने काले वस्त्र पहने हुए थे और वह अपने मध्य युग में दिख रहा था। उसकी आंखों में एक अथाह भाव था और वह मुस्कुरा रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने आसपास दिखाई देने वाले मच्छरों को देखा था, लेकिन स्पष्ट रूप से वे उन पर कोई ध्यान नहीं दे पाए। वे महसूस कर सकते थे कि मच्छर कितने कमज़ोर थे और इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे ध्यान देने लायक नहीं थे। वांग बाओले ने अपने सामने का दृश्य देखा और वहीं रुक गया। वह पास नहीं गया। सम्मानित वृक्ष साधक और साथी दाववादी, आप अभी भी हमसे क्यों लड़ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप हमारे खिलाफ लड़ सकते हैं? तनाव के बीच 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के बुजुर्ग ने ठंडी मुस्कान दी। वह गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के सदस्यों की ओर मुड़ा। सम्मानित साथी दाववादी, चलिए शुरू करते हैं। हम आपकी रक्षा करेंगे। गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के 3 सदस्यों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत एक साथ हाथ की मुहरें बनाई, अपनी हथेलियां उठाईं और अपनी छाती में हाथ डाला। ऐसा लगा जैसे वे अपने दिलों तक पहुंच रहे हों। तुरंत उनके शरीर से एक मोटी काली क्यूई निकली। ये तेजी से हवा में उठी और उनके सिर के ऊपर एक विशाल काला द्वार बना। आदमी और पेड़ के चेहरों पर अलार्म चमक उठा। वे हमले को रोकने के लिए एक साथ आगे बढ़े। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के 3 आदमी झपट्टा मारकर अंदर घुसे और अपनी सारी ताकत से उन्हें रोक दिया। काला दरवाज़ा खुल गया और काली क्यूई की लहरें बाहर निकलीं। एक भयावह आत्मा क्यूई जो गुफा में और पूर्ण कोर संरचना क्षेत्र में सभी की साधना को पार कर गई, काले दरवाजे से बाहर निकली। इसने गुफा को जैसे ही दिखाई दिया, कांप उठा। इसकी भयानक उपस्थिति में तीव्र हिंसा और पागलपन था। ऐसा लग रहा था मानो काले दरवाजे के पीछे कोई भयानक दानव छिपा हो। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के साधक तुरंत पीछे हट गए। आदमी और पेड़ भी घबरा गए और पीछे हट गए, बिना पलक झपकाए खुले दरवाजे को घूरते रहे। जैसे ही काला दरवाज़ा खुला, एक युवक लाल रंग का लबादा पहने और धुंध पर चलते हुए बाहर निकला। उसका रंग गोरा और चेहरे की नाजुक बनावट थी। उसकी आंखें बुरी लग रही थीं, उसका हाव भाव गंभीर था और उसके चारों ओर अधिकार की भावना थी। साथ ही वह श्रेष्ठता की भावना भी दिखा रहा था। उनकी उपस्थिति एक हद तक संघ के अध्यक्ष के बराबर थी। वे दोनों स्पष्ट रूप से उच्च दर्जे के थे और पूरे संघ में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से थे। संप्रदाय के स्वामी को नमस्कार। 3 कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक जिन्होंने अपनी छाती में हाथ डाला था और अपने दिलों को पकड़ा था, उन्होंने तुरंत अपने सिर को सम्मानपूर्वक नीचे कर लिया। यहाँ तक कि 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के 3 लोग भी तुरंत पीछे हट गए और युवक की ओर सम्मानपूर्वक झुक गए। वांग बाओले सदमे में पीछे हट गए। उन्होंने अपने मच्छरों की आंखों से युवक को देखा। ये युवक था गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय का संप्रदाय स्वामी। गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय अन्य राजनीतिक शक्तियों से अलग था, जहां संस्था में ग्रैंड सुप्रीम एल्डर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कोई एल्डर नहीं बल्कि संप्रदाय स्वामी था। उन्होंने ही गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय की स्थापना की थी। वह वही था जिसने प्राचीन हरी कांस्य तलवार से रहस्यवादी तकनीक और रहस्यवादी कलाएं प्राप्त की थीं। पूरा संप्रदाय उसके हाथों से बनाया गया था। हमारे संप्रदाय और 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के बीच समझौता अपरिवर्तित है। फल हमारे बीच विभाजित किया जाएगा, हमारे संप्रदाय को 7 भाग और आपके कबीले को 3 भाग। आपने बहुत सहायता की है और यहाँ उत्परिवर्तित पेड़ों को भी लुभाया है। आपके प्रयासों के लिए गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय आपके द्वारा मांगे गए उत्तर का उत्तर देगा। युवक ने 3-5 पीढ़ी के आकाश कबीले के साधकों को एक हल्का सा इशारा दिया। फिर उसने मच्छरों की ओर एक नज़र डाली और मच्छर तुरंत बिखर गए। फिर युवक विशाल पेड़ और काले वस्त्र पहने आदमी की ओर मुड़ा। जो पहला व्यक्ति हमारे संप्रदाय में शामिल होगा और अपने जीवन की शपथ लेगा और 9 जीवन जहर लेगा, उसे हमारे संप्रदाय की सहायता मिलेगी। हम आपको दूसरे उत्परिवर्तित पेड़ को नष्ट करने में मदद करेंगे और आपको फल के 3 हिस्से लेने देंगे।
काले वस्त्र पहने आदमी ने भौहें सिकुड़ी और विशाल वृक्ष चुप रहा। ये स्पष्ट था कि 5 पीढ़ी के आकाश कबीले और गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय ने शुरू से ही गठबंधन कर लिया था और किसी तरह के समझौते पर पहुंच गए थे, जिसके अनुसार 5 पीढ़ी के आकाश कबीले गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय की सहायता करेंगे। ये तथ्य कि गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के स्वामी यहाँ उपस्थित हो सके, 5 पीढ़ी के आकाश कबीले की सहायता का परिणाम रहा होगा। उत्तरार्ध ने उनकी उपस्थिति के संकेतों को छिपाने में मदद की होगी, उनके आगमन को संघ के बाकी लोगों से छिपाया होगा, जिससे योजना सुचारू रूप से सामने आ सके। जब विभिन्न राजनीतिक गुट एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने खड़े थे, वांग बाओले सुरंग में छिप गया। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गई थीं। जब उसकी साधना फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में पहुंच गई तो उसके मच्छरों ने काफी लचीलापन हासिल कर लिया था। वे फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक से भले ही प्रतिस्पर्धा न कर पाएं, लेकिन वे मात्र चींटियां नहीं थीं जिन्हें एक नज़र से नष्ट किया जा सकता था। हालांकि लाल रंग के वस्त्र पहने युवक की एक नज़र ने उसके सभी 9 मच्छरों को तुरंत धूल में बदल दिया था। इसका मतलब था कि युवक की शक्ति अद्भुत स्तर पर पहुंच गई थी। गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के स्वामी वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और भौहें सिकोड़ लीं। उसने अपनी दूरी बनाए रखी और मुट्ठी भर मिस्टिक ट्रेस बीड्स निकाले। वह बस जाने के लिए अनिच्छुक था। उसने फिर से 9 मच्छरों को छोड़ा और उन्हें आगे उड़ने का आदेश दिया। गुफा के अंदर गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के भगवान का अजीबोगरीब प्रवेश, उनकी जबरदस्त उपस्थिति जिसने पूरे क्षेत्र को ढक लिया, उनकी पैनी आंखें और उनके मजबूत शब्द एक खेल परिवर्तक के प्रभाव थे। अनिश्चित संतुलन को बिगाड़ दिया गया। ज्वार बदल गया। संबद्ध 5 पीढ़ी के आकाश कबीले और गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के बीच 7 कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक थे। गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के भगवान पूर्ण कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में थे और वह अकेले ज्वार को मोड़ने के लिए पर्याप्त थे। शक्ति का संतुलन ढह रहा था। ये तब था जब गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के भगवान की पैनी निगाहों के नीचे, भारी चुप्पी के बीच, काले वस्त्र पहने आदमी और विशाल उत्परिवर्तित पेड़ अचानक हंसे। विशाल पेड़ और काले वस्त्र पहने आदमी दोनों मुस्कुराए। हालांकि करीब से देखने पर कोई ये देख सकता है कि काले वस्त्र पहने आदमी ने पहले मुस्कुराना शुरू किया था। उसके बाद विशाल पेड़ ने भी कुछ ही देर बाद मुस्कुराना शुरू किया। काले वस्त्र पहने हुए आदमी ने अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया और जैसे जैसे उसकी मुस्कान बढ़ती गई, उसने आहें भरना शुरू कर दिया। मैं 5 पीढ़ी के आकाश कबीले और गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के पास मौजूद ट्रम्प कार्ड को समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के स्वामी की व्यक्तिगत उपस्थिति होगी। क्या बड़ी बात है। लेकिन ये हमारा पैतृक पेड़ है। चांद हमारा घर माना जा सकता है। हम अब बाहरी लोगों से खुद को बचाने के लिए कुछ कैसे नहीं कर सकते। जैसे ही काले वस्त्र पहने हुए आदमी ने बात की, उसने अपना दाहिना पैर उठाया और अचानक जमीन पर पटक दिया। जब पेड़ की शाखा से एक चेहरा अचानक उभरा जिस पर फल लटका हुआ था, तो बाकी लोग भौहें सिकोड़ने लगे। जैसे ही वह दिखाई दिया, उसके शरीर का बाकी हिस्सा भी आश्चर्यजनक गति से बनने लगा। पलक झपकते ही एक आदमी पेड़ से बाहर निकल आया। वह एक युवा व्यक्ति की तरह दिख रहा था और उसकी आंखें ठंडी और निर्दयी थीं। जैसे ही वह शाखा से बाहर निकला, उसके शरीर से एक कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की साधना फूट पड़ी। आत्मा क्यूवी काले वस्त्र पहने आदमी और विशाल उत्परिवर्तित पेड़ की आभा के समान थी। उसकी उपस्थिति ने 5 पीढ़ी के आकाश कबीले और गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के साधकों को चौंका दिया। गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के भगवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसका चेहरा गंभीर था क्योंकि उसे कुछ एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर भाव गहरा हो रहा था। तभी वांग बाओले द्वारा छोड़े गए 9 मच्छरों का दूसरा समूह गुफा के केंद्र में पहुंच गया। पेड़ की शाखा से बाहर निकले व्यक्ति को देखकर वांग बाओले सदमे में पीछे हट गया। उसकी आंखों में अविश्वास की चमक आ गई। हुआंग शान। पेड़ की शाखा से बाहर निकलने वाला व्यक्ति चंद्रमा पर पौराणिक ओस्मांथस वृक्ष का तीसरा वंशज था, जिसे 5 पीढ़ी के आकाश कबीले और गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय ने अन्य 2 विशाल वृक्षों की सहायता से नष्ट कर दिया था जब वह रहस्यमय लूना क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। वह मरा नहीं था। जैसे ही वह बाहर निकला, हुआंग शान और दूसरा विशाल वृक्ष तुरंत काले वस्त्र वाले व्यक्ति की ओर दौड़ पड़े। तीनों तुरंत एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगे। करीब से देखने पर कोई देख सकता था कि हुआंग शान और दूसरा विशाल वृक्ष काले वस्त्र वाले व्यक्ति के शरीर में विलीन हो गए थे। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले और गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के बुजुर्ग तुरंत चिंतित हो गए। वे उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन खुद गंभीर दिखने वाले गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के भगवान ने उन्हें रोक दिया। वह तुम्हें लुभाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही गैलेक्टिक डस्क सेक्ट लॉर्ड ने बात की, काले वस्त्र वाला आदमी मुस्कुराया। धीरे धीरे होने वाला विलय अचानक तेज हो गया और तुरंत पूरा हो गया, बस एक सांस की अवधि में। विशाल पेड़ और हुआंग शान गायब हो गए और केवल काले वस्त्र वाला आदमी खड़ा रहा। अचानक उसके व्यक्तित्व से आभा फूट पड़ी।
एक परिपूर्ण कोर फॉर्मेशन क्षेत्र विस्फोट की लहरें बाहर की ओर बढ़ीं, स्वर्ग तक गर्जना करते हुए। इसकी शक्ति गैलेक्टिक डस्क सेक्ट लॉर्ड की शक्ति से प्रतिद्वंद्वी थी। अगर मानव साधक पहले आ गए होते और काले वस्त्र वाले आदमी को रोकने की कोशिश करते तो वे आश्चर्यचकित हो जाते और उनमें से कई मारे गए होते। ये स्पष्ट था कि काले वस्त्र वाले आदमी का विलय पूरा हो गया था। पहले का प्रदर्शन उन्हें लुभाने के लिए एक अभिनय था। यह अफसोस की बात है कि किसी ने भी चारा नहीं खाया। काले वस्त्र वाले आदमी ने अपने कंधे हिलाए। विलाप करते हुए वह गैलेक्टिक डस्क सेक्ट लॉर्ड की ओर मुड़ा। बाद वाले के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। किसी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास कुछ और भी होगा। मुझे इस पर संदेह नहीं था, इसलिए मैंने भी कुछ तैयार रखा था। मैंने तुम्हें शुरू से ही दो गलत जानकारी दी। पहली बात यह है कि मूल वृक्ष के 3 वंशज जीवित हैं जो पृथ्वी पर पले बड़े हैं। ये सच और झूठ दोनों है। सच तो यह है कि ऐसा हुआ था। झूठ यह है कि मिस्टिक लूना दायरे में प्रवेश करने से पहले मैंने पहले ही अन्य 2 पेड़ों को अवशोषित कर लिया था। मैंने उनकी यादों और इंद्रियों को अवशोषित कर लिया है और मुख्य मेजबान बन गया हूं, जबकि वे मेरे अवतार बन गए हैं। काले वस्त्र पहने आदमी मुस्कुराया। वह आगे बोलने ही वाला था कि गैलेक्टिक डस्क सेक्ट लॉर्ड ने नाक सिकोड़ते हुए उसे बीच में रोक दिया। आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दूसरा झूठ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वह है हमें आपके अवतार की मृत्यु का गवाह बनने देना। उसकी मृत्यु ने हमें यह विश्वास दिला दिया कि इस अवतार ने किसी और के साथ गठबंधन नहीं किया था और वह अकेले ही चांद पर गया था। तुम्हारा यह अवतार संघ के साथ काम कर रहा होगा, है न? 4 दाव कॉलेज या 17 सदस्यीय सीनेट, दोनों में से कोई भी संभव नहीं लगता। तुम संघ के वर्तमान अध्यक्ष के साथ काम कर रहे हो। गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के स्वामी ने गंभीर स्वर में कहा। काले वस्त्र पहने हुए आदमी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के स्वामी ने उसके झूठ को इतने खुलेआम और सीधे तौर पर उजागर कर दिया। वे सभी अब तक अपना पूरा हाथ लगभग प्रकट कर चुके थे। अगर उन्हें पहले से ही यह अनुमान न हो कि वास्तव में क्या हुआ था तो ये शर्मनाक होगा। फिर भी उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने अपना बचाव बढ़ाना शुरू कर दिया। मच्छरों की सहायता से वांग बाओले पूरी बातचीत को देखने और सुनने में सक्षम था। भावनाओं की लहरें उसे नीचे गिराने की धमकी दे रही थीं। यहाँ जो षड्यंत्र और साजिशें शामिल थीं वे उसके लिए बहुत ज्यादा थीं। एक दूसरे के खिलाफ साजिशें, यहाँ तक कि चांद पर अचानक आए बदलाव, सब कुछ पहले से ही देखा हुआ था। ये स्पष्ट था कि संघ को पता था कि चांद पर क्या होने वाला है। अधिक सटीक रूप से कहें तो संघ के अध्यक्ष को पहले से ही पता था। 4 दाव कॉलेज और अन्य राजनीतिक शक्तियां शायद इस बात से अवगत थीं और उन्होंने भी इसका साथ दिया होगा। मिस्टिक लूना दायरे में 5 पीढ़ी के आकाश कबीले और गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय की ओर से जो विद्रोह दिखाई दे रहा था वह वास्तव में संघ के अध्यक्ष द्वारा दोनों शक्तियों के लिए बिछाया गया जाल था। शायद यही कारण है कि रहस्यवादी क्षेत्र को सील करने वाली सरनी संरचना अभी तक नहीं टूटी है। वांग बाओले की सांसें तेज हो गईं। उसकी भावनाएं उसके अंदर एक जंगली तूफान की तरह हिल रही थीं। उस स्थिति में लोग अब तक इसके बारे में बात कर रहे होंगे। उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं में पहले ही कहा गया है, जनता की राय एक राजनेता का हथियार है। तो पहला कदम सार्वजनिक बहस को भड़काना है, फिर सार्वजनिक दबाव बनाना है। साथ ही रहस्यवादी क्षेत्र में फंसे अन्य राजनीतिक ताकतों के अनुयायियों को सौदेबाजी के चिप्स के रूप में इस्तेमाल करें, उनकी सभी ताकतों को इकट्ठा करें और बचाव प्रयास करें। एक सकारात्मक छवि बनाने के साथ साथ ये 5 पीढ़ी के आकाश कबीले और गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय पर भी दबाव बनाएगा। उनके पास दोनों पर कुछ होगा और वे दोनों राजनीतिक ताकतों की शक्ति को सबसे बड़ी सीमा तक कमजोर करने में सक्षम होंगे। वांग बाओले को नहीं पता था कि उसने सही अनुमान लगाया था या नहीं, लेकिन उसने जो कुछ भी देखा और सुना था वह इसे एक निष्कर्ष की ओर ले जाता था। ऐसा लग रहा था कि हर चीज की कुंजी काले वस्त्र पहने उस आदमी के पास है जो चांद पर ओस्मांथस वृक्ष का आखिरी जीवित वारिस है। उसने फेडरेशन के अध्यक्ष के साथ एक समझौता किया था और 5 पीढ़ी के स्काई कबीले और गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय पर पलटवार किया था। दोनों ही अपने अपने वादे पूरे करेंगे और जो चाहते हैं उसे पालेंगे। जैसे ही वांग बाओले अपने रहस्योद्घाटन से चकित हो रहे थे, गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के स्वामी हंसे। उनकी आंखों में एक अथाह नजर थी जब वे काले वस्त्र पहने उस आदमी को अर्थपूर्ण ढंग से देख रहे थे। भले ही मुझे नहीं पता कि डुआन मुके को क्यों लगता है कि आप उनकी योजना को त्रुटिहीन तरीके से अंजाम दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं सही अनुमान लगाऊं तो आपने और फेडरेशन के अध्यक्ष ने जो योजना बनाई थी उसके आधार पर उन्हें और अन्य राजनीतिक शक्तियों के उनके दोस्तों को सरनी गठन को नष्ट कर देना चाहिए था और आ जाना चाहिए था। उन्हें अभी यहाँ होना चाहिए, हमें सताने के लिए और सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार है न? तो वे अभी यहाँ क्यों नहीं हैं? सरनी गठन खुला क्यों नहीं है? साथ ही दाववादी ओस्मांथस, आपकी महत्वाकांक्षाएं वाकई बहुत बड़ी हैं। गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के स्वामी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और शांत भाव से कहा।
जैसे ही उसके शब्द उसके होठों से निकले, काले वस्त्र पहने आदमी की आंखों में रोशनी की एक झिलमिलाहट दिखाई दी। गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के स्वामी के प्रति उसकी सतर्कता बढ़ गई। कुछ ही शब्दों से, चाहे वे पीछे मुड़कर देखे गए हों या नहीं, उसने सच्चाई को उजागर कर दिया और उत्तर प्रकट कर दिया। लगता है कि मैंने फिर से सही अनुमान लगाया है, गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के स्वामी ने हंसते हुए कहा। तो फिर मैं एक और अनुमान लगाता हूँ। डुआन मुके आप पर कुछ हद तक नियंत्रण रखने में सक्षम है, लेकिन ये सही नहीं है। इसी तरह आपने उसे उसके ही खेल में हरा दिया। शुरू से ही आपका लक्ष्य फल पर एकाधिकार करना रहा है, या मुझे कहना चाहिए कि फल के साथ घुल मिल जाना, ताकि आप संघ में पहली नवजात आत्मा बन सकें। इसके साथ अब आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। गैलेक्टिक डस्क सेक्ट लॉर्ड के बोलते ही पेड़ से बने आदमी के चेहरे पर भाव गहरा हो गया। बाद वाले पर उसकी नज़र और भी तीखी हो गई। गैलेक्टिक डस्क सेक्ट लॉर्ड ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। वह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त लग रहा था। मैं डुआन मुके और उसके तरीकों को जानता हूँ। उसे अपनी बैकअप योजनाएं पसंद हैं। पहली बात यह है कि वह आप पर अपना नियंत्रण रहस्यमयी तरीके से रखता है। जहाँ तक दूसरी बात है, मैं भी स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता हूँ। यह ज़रूर होगा नाइट इम्मोर्टल किंग। गैलेक्टिक डस्क सेक्ट लॉर्ड हंस पड़ा। उसने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी हथेली में धुंध का एक गोला था। यह इंद्रधनुषी रंग की धुंध थी। जैसे ही ये दिखाई दी, ये 7 अलग अलग रंग के ड्रैगन के सिरों में बदल गई। वे लगभग असली चीज़ की तरह दिख रहे थे। वे बाहर की ओर बढ़ते हुए अंतहीन दहाड़ रहे थे। जैसे ही वे फैले, एक चौंकाने वाली स्पिरिट क्यूई जो सभी को मात देने की धमकी दे रही थी, फट गई और हवा में उड़ गई। इसकी शक्ति वांग बाओले के 7वीं कक्षा के धार्मिक आयुध से कई गुना अधिक थी। वास्तव में तुलना का कोई आधार नहीं था। यह एक छोटे से जुगनू की तरह था जो चमकते हुए चंद्रमा से मुकाबला कर रहा था। 9वीं कक्षा का धार्मिक आयुध। काले वस्त्र पहने पेड़ से आदमी बने व्यक्ति को झटका लगा। उसकी पुतलियां सिकुड़कर चुभने लगीं। उसे पहली बार घबराहट का अनुभव हुआ। गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के भगवान के होठों से निकलने वाला हर शब्द एक पैगंबर के होठों से अधिक शक्तिशाली था। संप्रदाय के भगवान धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपने सभी अंतरतम विचारों को प्रकट कर रहे थे, जैसे कि वह उनके अंदर झांक सकते थे। साथ ही दाववादी ओस्मानथस, मुझे यकीन नहीं है कि आप किससे डर रहे हैं। क्या यह आपके मूल पेड़ का विनाश है, या नाइट इम्मोर्टल किंग का जागरण, या शायद दोनों के बीच कोई संबंध है। एक बार जब नाइट इम्मोर्टल किंग जाग जाता है, तो आपका पैतृक वृक्ष अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाएगा। यही कारण है कि डुआन मुके आपको अंदर आने देते समय चिंतित नहीं था, और यही कारण है कि वह घटनाओं को अपने इच्छित परिणाम की ओर ले जाने के लिए आश्वस्त है। मैं दोनों कर सकता हूँ, इसलिए मैं अब अपनी शर्तें बदल रहा हूँ। मैं 5 पीढ़ी के आकाश कबीले की ओर से फल का 2/10वां हिस्सा और अपने लिए आधा हिस्सा मांगूंगा। आप इसे ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं, लेकिन जान लें कि मैं आपके पैतृक वृक्ष को नष्ट करने और प्राचीन शव को जगाने के लिए अपने स्वयं के धार्मिक आयुध को नष्ट कर दूंगा। इस भूमि पर विपत्ति आ जाएगी, तब किसी को भी फल नहीं मिलेगा। पेड़ से आदमी बने व्यक्ति के चेहरे पर एक उदासी छा गई। उसने जल्दी से अपने विकल्पों पर विचार किया। ये वैसा ही था जैसा दूसरे ने कहा था। डुआन मुके के साथ काम करने के बावजूद और डुआन मुके के उस पर सीमित नियंत्रण के बावजूद, वह महत्वाकांक्षी बना रहा और विवश नहीं होना चाहता था। उसने डुआन मुके की योजनाओं के साथ चलने और उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करके एक नवजात आत्मा बनने की योजना बनाई थी। यही कारण था कि उसने बाहर के लोगों को मिस्टिक लूना दायरे में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए सरणी गठन को सक्रिय करने की योजना का पालन नहीं किया था। हालांकि गैलेक्टिक डस्क सेक्ट लॉर्ड ने अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई थी, और वह डुआन मुके की बैकअप योजना थी। ये कुछ ऐसा था जिससे काले वस्त्र वाला व्यक्ति भयभीत था। एक बार जब नाइट इम्मोर्टल किंग जाग गया, तो वह सहज रूप से मूल पेड़ की जीवन शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर देगा। तब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जैसे ही काले वस्त्र वाला व्यक्ति गहरी सोच में डूबा, वांग बाओले का दिमाग डगमगा रहा था। वह 9वीं कक्षा के धार्मिक शस्त्र, विभिन्न षड्यंत्रों और प्रति षड्यंत्रों से चौंक गया था जो उसके दिमाग में उभरे थे, और विशाल फल से। उसने अपनी सांस रोक ली क्योंकि उसकी आंखों में असंख्य मिश्रित भावनाएं चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि उसके भीतर कोई संघर्ष चल रहा है। उसने जल्द ही अपना मन बना लिया। पीछे हटने के बजाय वह उस गुफा की ओर दौड़ा जहां भीड़ जमा थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने अपने पास मौजूद सभी मिस्टिक ट्रेस बीड्स में से आधे और साथ ही 7 से 8 कठपुतलियों को निकाल लिया। उसने कठपुतलियों को मोतियों को पकड़ने और उसके आगे दौड़ने के लिए कहा। भाग्य साहसी का साथ देता है। मुझे शानदार रूप और अच्छे चरित्र का आशीर्वाद मिला है। मैं उन पर दांव लगा सकता हूँ। जैसे ही वांग बाओले तेजी से पास आया, पेड़ से बना आदमी चुप रहा। कुछ सांसों के अंतराल के बाद उसने अंदर ही अंदर आह भरी और अपना चुनाव किया। तुम पूरे फल का 7/10वां हिस्सा ले जाओगे। मुझे उससे भी कम मिलेगा जो डुआन मुके ने मुझसे वादा किया था।
आखिरकार यहाँ हम 3 लोग हैं, 5 पीढ़ी का आकाश कबीला, तुम और मैं। हम तीनों के बीच इसे बांटने के बाद हमें फल का बड़ा हिस्सा नहीं मिलने वाला है। मैं तुम्हारे साथ फल का आधा हिस्सा बांटने के लिए ही सहमत हूँ, काले वस्त्र पहने आदमी ने दृढ़ता से कहा। बोलते समय उसने गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा, जैसे कि उसने कुछ देखा हो। उसने इस पर और ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि दूसरों ने भी कुछ महसूस किया था। हालांकि कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक होने के नाते वे फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक की उपस्थिति पर कोई ध्यान नहीं देंगे। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के एक बुजुर्ग जो भावनाओं के रोलर कोस्टर की सवारी पर जा रहे थे, ने बिना कुछ सोचे समझे अपना दाहिना हाथ उठाया और प्रवेश द्वार की ओर हमला कर दिया। हवा में एक विशाल हाथ का निशान दिखाई दिया और प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि यह उस ढीठ अत्याचारी को बुरी तरह से कुचल देगा। जैसे ही विशाल हस्त चिन्ह प्रकट हुआ और प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा, अचानक गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के 3 बुजुर्गों ने, जिन्होंने अपने संप्रदाय के भगवान को बुलाया था, कुछ महसूस किया और एक निश्चित एहसास पर पहुंच गए। उनके चेहरों पर चिंता के भाव उभर आए। वे कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वे केवल ये देख सकते थे कि प्रवेश द्वार से 7 से 8 आकृतियां बाहर निकलीं और आने वाले हस्त चिन्ह से टकरा गईं। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 7 से 8 आकृतियां एक बहरे विस्फोट में बिखर गईं। जैसे ही वे धूल में बिखर गए, उनके द्वारा उठाए गए सैकड़ों मिस्टिक ट्रेस बीड्स उसी समय फट गए। विस्फोट की गड़गड़ाहट की आवाज़ गुफा में चारों ओर गूंज उठी, जिससे बहरेपन की गूंज के साथ साथ धुंध के विशाल बादल छा गए। धुंध फट गई और तेजी से पूरे क्षेत्र को ढक लिया। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के 3 बुजुर्ग सबसे पहले विस्फोट में फंस गए। धुंध ने तुरंत उन्हें घेर लिया। गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के अन्य 3 लोग जल्दबाजी में पीछे हट गए, लेकिन तब भी एक कदम देर हो चुकी थी। अगले ही पल धुंध ने उन्हें घेर लिया। यहाँ तक कि गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के भगवान, पूर्ण कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में लाल रंग के वस्त्र पहने युवा ने भी अपने पहले खतरे के संकेत दिखाए। उसने पूरी गति से भागने की कोशिश की। उसने अपने हाथ में 9वीं कक्षा का धार्मिक आयुध भी लिया और धुंध को 2 हिस्सों में काटने की कोशिश की। हालांकि भले ही धार्मिक आयुध शक्तिशाली हो, लेकिन धुंध तरल और परिवर्तनशील थी और इसमें किसी भी चीज को टेलीपोर्ट करने की क्षमता थी। सैकड़ों मिस्टिक ट्रेस बीड्स का विस्फोट कोई मामूली बात नहीं थी। उनके भीतर मौजूद मिस्टिक ट्रेस फॉग बहुत ज्यादा था। गुफा में गहरे भूमिगत, जब तक कि कोई नवजात आत्मा न हो और टेलीपोर्ट करने में सक्षम न हो, वह कोने में फंस जाएगा और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। पलक झपकते ही पूरी गुफा लुढ़कती हुई लहर जैसी धुंध से भर गई। इसने पूरे इलाके को ढक लिया। धुंध ने सभी को घेर लिया, चाहे वह गैलेक्टिक डस्क सेक्ट लॉर्ड हो, काले वस्त्र पहने वह आदमी जो पेड़ से आदमी बन गया था, या कोई और। वांग बाओले ने जिस धुंध को अपने इस्तेमाल के लिए अनुकूलित किया था, उसका कोई स्रोत नहीं था। ये तेजी से फटा और उतनी ही तेजी से बिखर गया। इसके बिखरने के बाद 5 पीढ़ी के स्काई कबीले कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों, गैलेक्टिक डस्क सेक्ट के बुजुर्गों या उनके सेक्ट लॉर्ड की न तो खाल और न ही बाल गुफा में पाए जा सकते थे। वे धुंध के सामने शक्तिहीन थे। उनमें से हर एक को टेलीपोर्ट कर दिया गया था। केवल पेड़ और उसके लटकते हुए विशाल फल, साथ ही एक चकित काले वस्त्रधारी व्यक्ति खड़े रह गए। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था। एक पल पहले वे अभी भी एक दूसरे के गले पर थे, अपने अपने लाभ के लिए लड़ रहे थे। एक भी गलत कदम पूरी तरह से लड़ाई का कारण बन सकता था। अगले ही पल जो लोग फल के लिए उससे लड़ रहे थे, वे सभी गायब हो गए। रहस्यमय ट्रेस कोहरा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति स्तब्ध था और उसने अपना सिर गुफा के प्रवेश द्वार की ओर उठाया। वांग बाओले अपने चेहरे पर एक शांत भाव के साथ अंदर चला गया। वांग बाओले ने उस विशाल पेड़ पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जो धुंध से दूर नहीं जा सका था। वह बहुत आश्चर्यचकित नहीं था। धुंध केवल बाहरी लोगों के खिलाफ प्रभावी थी। विशाल पेड़ को चंद्रमा का मूल निवासी माना जा सकता है। वांग बाओले। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने वांग बाओले को घूरा, फिर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह हंसने लगा। उसकी हंसी में पागलपन की झलक थी और साथ ही एक अभूतपूर्व उत्साह भी था। वह उस उत्साह को शब्दों में बयां नहीं कर सकता था जो वह अभी महसूस कर रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक ही झटके में वांग बाओले को नष्ट करने का इरादा किया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वांग बाओले जिंदा रहेगा या मर जाएगा। हालांकि अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में वह उसे उसके रास्ते पर भेजने के लिए तैयार था। काले वस्त्र पहने आदमी ने अपना हाथ उठाया तो वांग बाओले बेफिक्र रहा। उसने सहजता से कहा, जागो। वांग बाओले ने शब्द बोलते ही अपने अंदर के हरे कमल को सक्रिय कर दिया। तुरंत गहरे भूमिगत से एक दहाड़ उठी और जमीन के माध्यम से चली गई। इसकी जोर खर्राटों को पार कर गई, जिससे आकाश और पृथ्वी हिल गए। इसने पूरे मिस्टिक लूना क्षेत्र में कंपन पैदा कर दिया। बाहर के लोग भी इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे और उस पल में अनगिनत लोग अपने मूल में हिल गए। उसी समय गैलेक्टिक डस्क सेक्ट लॉर्ड को चंद्रमा के दृश्यमान भाग पर एक निचले इलाके में ले जाया गया था।
लाल रंग के वस्त्र पहने युवक ने जैसे ही फिर से प्रकट हुआ, एक भयंकर चीख निकाली। अरे क्या हुआ? वह क्रोधित था। वह जानता था कि अगर वह अभी भी भाग कर आता तो बहुत देर हो जाती। उसकी सारी चालें, सारी तैयारी, संघ के दबाव को झेलना और किसी ऐसी चीज के लिए सब कुछ जोखिम में डालना जिसे विद्रोह माना जाएगा, विशाल पेड़ के लिए सब कुछ तोड़ देना और उसे फल साझा करने के लिए राजी करना। फल पहुंच में था, लेकिन जब धुंध दिखाई दी तो सब कुछ खो गया। गैलेक्टिक डस्क सेक्ट लॉर्ड ने अपने द्वारा किए गए बलिदानों के बारे में सोचा, वे जो उसने इस पूरी चीज को अंजाम देने के लिए किए थे और जो भविष्य में उसका इंतजार कर रहे थे, और वह क्रोध से पूरी तरह पागल हो गया। वह अपने स्वयं के धार्मिक आयुध को नष्ट करने और नाइट इमोर्टल किंग को जगाने के लिए लगभग ललचा गया था। चूंकि वह नहीं पा सका जो वह चाहता था, इसलिए दूसरों को भी उसे पाने का सपना नहीं देखना चाहिए। उसके पास अपना धार्मिक आयुध था, लेकिन वह उसे नष्ट नहीं कर पाया। क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि डर के कारण। अगर उसे फल मिल जाता तो वह नाइट इमोर्टल किंग को जगाने की कीमत के लायक होता। जब तक वह नवजात आत्मा क्षेत्र को प्राप्त कर लेता, तब तक सब कुछ हल हो जाता। वह संघ में वर्तमान स्थिति को बदलने में सक्षम होता। हालांकि अब फल उसकी पहुंच से बाहर था। अगर वह बिना कुछ किए बस चला जाता तो भी उसके संप्रदाय को बचाना संभव था। गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय को अनिवार्य रूप से दंडित किया जाएगा, लेकिन दंड हल्का होगा। हालांकि अगर उसने कोई और कदम उठाया और नाइट इमोर्टल किंग को जगाया, तो वह न केवल फल खो देगा, बल्कि संघ में सभी के दुश्मन भी बन जाएंगे। यह अब हल्की सजा का मामला नहीं रह जाएगा। उसे जो कीमत चुकानी होगी, वह उसके पूरे संप्रदाय को अपंग बना सकती है। संघ में अन्य सभी राजनीतिक ताकतों द्वारा उनका जमकर उत्पीड़न किया जाएगा। शक्तिहीनता, भय और उग्र क्रोध की उसकी भावनाओं ने उसकी आंखों को लाल कर दिया। उसने अपने दांत पीस लिए और इधर उधर घूमकर अंदर ही अंदर गुर्राते हुए भाग गया। मैं पता लगाने जा रहा हूं कि वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत किस में है। उसे मुझसे किस तरह की दुश्मनी है। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में नवजात आत्मा क्षेत्र की ओर मेरे रास्ते को बर्बाद करने के लिए।